ठीक है, करते हैं शुरू। अब देखो, सबसे पहले बिफोर starting today's lecture will be based on basic terminologies which are important to understand from the GS perspective। ठीक है, और पॉलिटी के ऐसे कौन से टर्म्स है कि जिसका बेसिक मीनिंग क्या है वो हम लोग आज के लेक्चर में शॉर्ट में देखने वाले हैं। बट सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग जस्ट लुक आउट फॉर दिस न्यूज। ठीक है, पढ़ो क्या है न्यूज। सबसे पहले हम लोग न्यूज थोड़े एक दो न्यूज देखेंगे, उसके बाद जो पेपर हुआ यूपीएससी का उसमें कुछ 4-5 सवाल देखेंगे जो मैंने आपको बताए थे कि जो क्या वैसे सवाल पूछे जाते हैं वो, एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू द टॉपिक। ठीक है, अब रीड दिस न्यूज केयरफुली। तो व्हाट you can able to understand from this news, क्या है न्यूज का कंटेक्स्ट। अगेन सी कि गुजरात सरकार ने कितना पैसा खर्च किया बेटा एडवर्टाइजमेंट पे, कितना खर्च किया 8.81 करोड़, लगभग 9 करोड़ के आसपास या फिर 8.25 करोड़ के आसपास पैसा खर्च किया। किस पे खर्च किया है? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है, किसकी एडवर्टाइजमेंट की? प्रधानमंत्री मोदी जी की। ठीक है, क्योंकि उनको पब्लिक लाइफ में 23 साल हो चुके हैं, मतलब 23 साल से वो कुछ ना कुछ लेवल पे नेतृत्व कर रहे हैं, फिर लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक जो ओकेजन था, अब जनरली कैसा ना 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, ये जो अभी ऐसे जब 25 साल हो जाता है तब सेलिब्रेशन वगैरह कुछ किया जाता है, बट ये अजीबोगरीब सेलिब्रेशन था। 23 साल होने की खुशी में कितना खर्च किया? लगभग 8.25 करोड़, मतलब 9 करोड़ के आसपास खर्च किया। अब बेटा ये क्या है? ठीक है, ये वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई भी एक वाइस सिटीजन को आप पूछोगे सिर्फ क्या बोलने के लिए कि थैंक यू फॉर योर सर्विस, बैनर था गुजरात में, अलग अलग जगहों पे बैनर लगाए गए और उन बैनर में सिर्फ एक ही संदेश लिखा था कि भाई आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उसमें कोई दो मत नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है कि इतना पैसा खर्च करना सिर्फ मार्केटिंग के लिए और प्रमोशन के लिए, दैट इज वेरी बैड। ठीक है, और ये क्या है ना, ऐसे जो न्यूज है ये सवाल खड़े करते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है, टैक्स पेयर का जो पैसा है, क्या उसका इस्तेमाल सही मायने में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो पहला मतलब क्या कि जो भी पैसा लोगों का है इसको पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर से ही क्या है ना कि जो भी हम लोग टैक्स पेयर का दिया जाता है सरकार के पास, उसमें से ही सरकार ने क्या 9 करोड़ इधर उड़ा दिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि लिटरली सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए कितना खर्च किया? 9 करोड़ खर्च किया, बिकॉज इट इज नॉट अ जोक। ठीक है, और ये सिर्फ एक स्टेट का नहीं है और एक नेता का भी नहीं है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में चलता है और भारत के अलग अलग राज्यों में दिस इज कॉमन थिंग। ठीक है, और ऐसे प्रकार का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आपको आपके सिटी में भी मिल जाएगा कि भाई किसी का बर्थडे रहता है तो बड़े बड़े बैनर बड़े बड़े फ्लेक्स लगाए जाते हैं और लाखों रुपए करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। और किसके लिए? व्हाट इज द पर्पस? जस्ट टू अपीज द लीडर, कि भाई जो नेता है उसको खुश करने के लिए कि भाई उसका वो अगर खुश हो जाएगा मेरे से, अगर मैंने बैनर लगाया तो शायद से मुझे कुछ उसका बेनिफिट मिल सकता है। देखो कोई भी चीज फुकट में नहीं होती है। ठीक है, इवन जो नेता लोगों के बैनर लगाए जाते हैं और जो लोग लगाते हैं उनका नाम नीचे में रहता है, उनका भी फोटो बड़ा रहता है। कारण क्या है? क्योंकि उसको भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं अगर नेता का बैनर लगाऊंगा तो नेता को दिख जाएगा कि भाई इसने बैनर लगाया तो शायद से मुझे उसका कुछ बेनिफिट। क्रोनी कैपिटलिज्म भैया ना, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या कि बिजनेस वाले बैनर लगाते नेता का, क्यों लगाते? क्योंकि अगर नेता का बैनर लगाएंगे नेता खुश हो जाएगा और नेता उसके जगह पे उसको क्या देगा? कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। हो गया करप्शन का प्रकार, ये भी एक प्रकार का क्या है? करप्शन है। ठीक है, सो अभी ये ऐसी जो न्यूज आती है ना, दिस न्यूज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नेंस। किसके हिसाब से? कौन से सिलेबस का पार्ट आता है हमारे? गवर्नेंस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो सिंपली आस्क बेसिक क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि भाई न्यूज पढ़ने के बाद खुद ही ब्रेनस्टॉर्म करना। ब्रेनस्टॉर्म मतलब क्या करना? खुद ही सोचते रहना कि भाई क्या इसके पॉजिटिव इंप्लीकेशंस है, क्या निगेटिव इंप्लीकेशंस है। पॉजिटिव तो कुछ नहीं, एक दो है तो ठीक है भाई, आप बता रहे हो कि स्पेसिफिक नेता का योगदान है, वो सब मानते हैं, कोई डिनाई नहीं कर रहे कि योगदान नहीं है करके। बट इशू क्या है कि उस योगदान को सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है, 9 करोड़ खर्च करना बहुत बड़ी बात। उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो? आप उसी नेता को स्पेसिफिक कि भाई उनको एज ए ट्रिब्यूट करके आप वही पैसा
स्कूल में डाल सकते हो, पब्लिक हेल्थ में डाल सकते हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में डाल सकते हो। मतलब देयर आर एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि जो हमारे यहाँ पे ऐसे सेक्टर्स है कि जिनमें पैसे की आवश्यकता है। हाँ, ये चीज कर रहे हैं, सो दैट माइट बी द वे, ठीक है, टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड एंड टू डिवोट दैट अमाउंट ऑफ मनी टू द नेशन या फिर टू द स्पेसिफिक कॉज। बट यहाँ पे ऐसा हुआ क्या नहीं, मतलब ये टॉपिक कौन से टॉपिक में आता है, जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब कौन पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कौन सा, लोगों का मतलब जो सरकार का पैसा रहता है उसका खर्चा करना, उसको बोला जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लिटरली वेस्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हम सरकार के पास जो भी पैसा आता है उसका मेजर सोर्स क्या है, इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स का पैसा कौन देता है, तुम्हारे मेरे समान कॉमन आदमी देता है, और ये पैसा सरकार के पास तिजोरी में जाता है, और उसी पैसे से सरकार क्या कर रही है, ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रही है। और सरकार हमको क्या बोलती है कि भाई टैक्स भरो, टैक्स भरो। क्यों भरो, क्योंकि जो आप टैक्स पेयर का पैसा रहता है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हेल्थ बनाते हैं। कुछ हो रहा है क्या, मतलब क्या, एक प्रकार से अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा सरकार, और हो ही रहा है धीरे धीरे करके। लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई बातें बड़ी बड़ी हो रही है बट कुछ दिखाई नहीं देता है ग्राउंड पे। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को भी लगता है कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में सही जगह पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है। सो मतलब क्या, ऐसी न्यूज जब भी आती है तो पढ़ लेना और विचार करना कि भाई क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, ये आवश्यक है। मतलब ये क्या है, अब जो भी सरकार के पास पैसा आता है तो सरकार ने वो पैसा कहां पे खर्च करना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर में खर्च करना चाहिए। अब पब्लिक वेलफेयर मतलब क्या, स्कूल में, कॉलेजेस में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, ठीक है। जो गांव है बेटा, गांव में स्कूलों की हालत बहुत खराब है तो ऐसे कंडीशन में वहां पे खर्च कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज, बहुत सारे गांव भारत में ऐसे कि जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज नहीं। इवन गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात का सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वेरी पुअर, वेरी पुअर। मतलब आपको दिखेगा कि गुजरात को पूरा डेवलप स्टेट में गिना जाता है, बट वो उसको डेवलप स्टेट में नहीं गिना जाना चाहिए, बिकॉज उसके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है, हेल्थ इंडिकेटर जो है, वो बहुत ही क्या है, पुअर है एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। तो ऐसे कंडीशन में इसीलिए क्या है कि भाई गुजरात सरकार ने वहां पे खर्च करना चाहिए था, ठीक है। बट ये सारा पैसा नहीं होता है, मतलब क्या, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और किसके लिए यूज किया जा रहा है, पॉलिटिकल ग्लोरिफिकेशन के लिए। किसके लिए यूज किया जा रहा है, पॉलिटिकल ग्लोरिफिकेशन, है कि नहीं है, लीडर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो असल में जो भी सरकार के पास पैसा जाता है, जो भी सरकार के पास पैसा है, तो सरकार का काम है कि वो पैसा किसके लिए इस्तेमाल करे, लोगों के भलाई के लिए, पब्लिक वेलफेयर। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि हमारा राज्य कैसा है, और स्टेट इज व्हाट, इंडियन स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। और वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है कि सरकार ने जो पैसा सरकार के पास आ रहा है उसका इस्तेमाल कहां पे खर्च करना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए खर्च करना चाहिए। तो पर वो पैसा किसके लिए यूज किया जा रहा है, पॉलिटिकल ग्लोरिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है, और ये गलत है, ठीक है बेटा। इवन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जो पैसे, ये जो इस तरीके से जो पैसा खर्च करना है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने, ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। कब दिया था, 2015 में, ठीक है। वो जो केस था उसका नाम था कॉमन कॉज, एक एनजीओ है, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से बोला है कि भाई ये जो इस प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्च किया जाता है स्पेसिफिक लीडर की इमेज ग्लोरीफाई करने के लिए, गलत है, ठीक है। सरकार को अधिकार है पैसा खर्च करने का, किसके लिए, कोई योजना अगर लाई जाती है और वो योजना से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है तो वो योजना के लिए सरकार पैसा खर्च कर सकती है। जैसा आपने देखा होगा लाड़की बहन योजना, महाराष्ट्र सरकार ने बेटा लगभग 100 करोड़ खर्चा किया। कितना खर्चा किया, 100 करोड़ खर्चा किया किसकी, उसके मार्केटिंग के लिए, ठीक है, चलेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे। तो पहले ये आवश्यक है कि लोगों को समझना आवश्यक है कि भाई ये स्कीम क्या है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से बोला है कि कोई योजना के लिए अगर सरकार उस कोई योजना का प्रमोशन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए अगर पैसा खर्च करती है, दैट इज ओके। बट अगर लोगों के पैसे का इस्तेमाल अगर किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडर को ग्लोरीफाई करने के लिए हो रहा है, दैट इज रॉन्ग, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में साफ तौर से ये बात क्या की है, ये बात मेंशन की है। बट क्या हो रहा है, फिर भी वही हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब इश्यूज इन्वॉल्व है, गवर्नेंस का इशू है, ट्रांसपेरेंसी पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब ये चीज पता कैसे चली,
ये भी तो बात है। ये पता क्यों चली? बिकॉज आरटीआई दाखिल किया गया था। ठीक है, आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत गुजरात में कुछ एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सरकार को सवाल पूछा कि बताओ भाई कितना पैसा खर्च किया आपने, ये जो आपने बैनर्स लगाए उस पर कितना खर्च किया? तो फिर उस पर सरकार ने जवाब दिया, और कितना बताया? 9.25 करोड़। मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब क्या? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। भाई हम लोग, हमारा पैसा है, देश के जनता का पैसा है, तो देश को पता होना चाहिए कि पैसा कहां पे जा रहा है, क्या नहीं। मतलब क्या? आरटीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन अ गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गवर्नेंस मतलब क्या? कि डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया कैसी हो रही है, दैट इज गवर्नेंस। डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया कैसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है। मतलब आरटीआई सबसे इंपॉर्टेंट एक कानून है कि जो हमको क्या देता है? अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? सूचना का अधिकार देता है। और सूचना के अधिकार के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकते हैं, कि सरकार को पूछ सकते हैं कि भाई ये पैसा गया तो कहां पे गया, बताओ हमको। ठीक है, और अगर नहीं बता रहे तो सरकार पे उसका जुर्माना या फिर जो भी कार्रवाई है वो की जा सकती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट है। इथिकल इश्यूज भी इन्वॉल्व इसमें। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट का सबसे बड़ा विषय है कि भाई लोगों का विश्वास भी उठ जाएगा। कल जाके जब सरकार बोलेगी स्मार्ट सिटी बनाना है, और भाई रास्ते पे जाते तो गड्ढे दिखते हैं, सवाल खड़ा होता है ना, मन में डाउट आता ही है। भले आप कौन से भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो, बट एक डाउट आता ही है कि भाई पैसा आया तो गया कहां पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब क्या? कहां पे ना कहां पे पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो रहा है, और ये इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इज वेरी हार्मफुल फॉर एनी नेशन। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट तक लोग क्या करेंगे? सरकार की बात मानेंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों को अगर दिख रहा है कि हम लोग टैक्स देते जा रहे हैं बट कुछ नहीं हो रहा है, तो लोग भी क्या करेंगे? पीपल विल ट्राई टू इवेड द टैक्सेस। टैक्स देना बंद कर देंगे, या फिर कोई दूसरा रास्ता देख देंगे, या फिर देश के बाहर चले जाएंगे। बोलेंगे यार बहुत हो गया, टैक्स देने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो वी शुड गो टू अनदर नेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस पे आपको सोचना क्या है, कौन सा सवाल खड़ा होता है आपके लिए? होमवर्क है कि इज गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग अ टूल ऑफ गवर्नेंस और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा? लिखो, इस सवाल पे सोचो। इज गवर्नमेंट, लिखो सब लोग, एडवर्टाइजिंग, is government advertising a tool of governance or political propaganda? क्वेश्चन मार्क। दिस इज योर होमवर्क। आपको इस सवाल पे सोचना है। अब कल की छुट्टी है तो थिंक ऑन सच काइंड ऑफ एन टॉपिक्स कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें। इस गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग अ टूल ऑफ गवर्नेंस और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। और ये देखो, यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करो, बट अगेन सब लोग करते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज करती है। अब जैसा तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वैसे वो भी वैसा ही कर रही होगी। मतलब हर इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहने दो, बट जब भी भाई ऐसे एडवर्टाइजमेंट की बात आती है तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है कि गवर्नेंस का जाने दो, स्कीम का जाने दो, खुद के ही नेता को प्रमोट करने लगती है, और खुद के नेता की क्या करती है? मार्केटिंग करती है। ये गलत। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो ऐसे न्यूज जब आते हैं तो उसके अंदर जानो कितना ये हुआ है, कितना पैसा खर्च हुआ है, वो तो बात की, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ ही जाता है। बट अंदर मतलब क्या कि उस टॉपिक से हम लोग हमारे प्रिपरेशन में कैसे रिलेट कर सकते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल आजकल आ रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, अब ये दूसरी न्यूज देखो बेटा। ये न्यूज अभी रिसेंटली राजस्थान की है। दिस न्यूज इज फ्रॉम राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान। कितने बच्चे मरे? लगभग 7 से 8 बच्चे कुछ तो भी मरे। 14 साल से भी कम उम्र के बच्चे थे। ठीक है, तो राजस्थान स्कूल रूफ कोलैप्स अपडेट्स, 7 स्टूडेंट्स किल्ड, लोकल से इंसिडेंट हैपेंड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये कौन सी स्कूल है बेटा? ये सरकारी स्कूल, जिला परिषद की स्कूल है। ठीक है, तो मतलब क्या, एक टाइम पे एक साइड में क्या दिखता है हमको? एक साइड में दिख रहा है कि भाई नेताओं को ब्रांड बनाने के लिए 9-9 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, और यहाँ पे एक स्कूल का छत बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं। ठीक है, मतलब क्या कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जिस तरीके से होना चाहिए, जिस जगह पे होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो लिटरली क्या, जिसको आवश्यकता है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, जिसको आवश्यकता नहीं उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा डाला जा रहा है। एंड द सेम सिनेरियो इज हैपनिंग एवरीवेयर। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे बनेगा भारत विकसित?
और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट इज क्लेमिंग दैट टिल 2047 दे विल बी गोना बिकम द विकसित भारत। विकसित भारत एट 2047 सरकार ने कैंपेन चलवाया। बेटा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है विकसित भारत बनने की इच्छा सबको है, बट आवश्यक क्या है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ भाई। स्कूलिंग क्या है? बेसिक फैसिलिटीज में आता है, एंड बेसिक फैसिलिटीज मतलब क्या? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन। हमने देखा कि एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इज देयर अंडर आर्टिकल 21। एजुकेशन का क्या मिला है? अधिकार मिला है। तो एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट है हमारा भाई, उसके लिए तो पैसा खर्च करो। मतलब क्या दिख रहा है कि एक साइड में भाई 9 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे, और दूसरे साइड में हमको दिख रहा है कि हमारे देश में जो स्कूल की अवस्था है वो ऐसी है। और अगर स्कूलों की अवस्था ऐसी है तो आप चौथे के आप तीसरे क्रमांक की अर्थव्यवस्था बन जाओ या फिर पहले क्रमांक की अर्थव्यवस्था बन जाओ, बट कुछ भी उसका फायदा नहीं रहेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये बातें जो हो रही है कि नहीं भाई चौथे क्रमांक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बेटा दिक्कत क्या है ना, ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है एज व्हाटएवर इज बीइंग क्लेम्ड। ठीक है, वो नंबर होना, नंबर बढ़ना, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। वो ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो रहा है क्या? ठीक हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टेट का नहीं है, ये हर स्टेट में आपको दिखेगा। आप जाओ कोई भी जिला परिषद स्कूल में जाओ और स्कूलों की हालत देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे एजुकेशन की अवस्था कैसी। ठीक है, और उसमें भी कैसे ब्रिज कोलैप्स अगेन। गुजरात में ब्रिज कोलैप्स हो गया, कितने लोग मरे? 9 लोग मरे। अकाउंटेबिलिटी ठेंगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कोई नहीं। ठीक है, सरकार भी क्लेम नहीं करी, सरकार भी बोल नहीं रही कि हमारे कारण हुआ है करके, बिकॉज अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। अगर वो नेशनल हाईवे है तो नेशनल, फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ ये है नेशनल हाईवे NHA है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो गवर्नमेंट, सो गडकरी जी शुड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजाइन, बट नोबडी इज क्लेमिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब क्या? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कुछ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है भाई, हमको अगर किसी भी देश को तरक्की करनी है, किसी भी देश को अगर विकसित बनना है, डेवलप कंट्री बनना है, तो सबसे पहली चीज क्या है? उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगर वीक है, डैमेज है, यहाँ पे एक दिन आज क्या होता है, इनॉग्रेशन होता है, दूसरे दिन पुल गिर जाता है बिहार, ऐसा अगर चल रहा है तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? चाइना के साथ कंपीट कर पाएंगे क्या? अमेरिका को जवाब दे पाएंगे क्या? नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो वी शुड थिंक लाइक दिस व्हाइल डीलिंग विद सच काइंड ऑफ टॉपिक। ठीक है, तो ऐसे सोचना कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बट और सोल्यूशन देते कि भाई दीज आर द ऑप्शंस, ऐसे ऐसा हो सकता है। तो सोचो ऐसे न्यूज पे कि व्हाट इज द इशू। यू डोंट हैव टू बी नेगेटिव ऑफ एवरीथिंग, आपको नेगेटिव में नहीं सोचना है, बट आपको सही मैनर में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में सोचना है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या बोलता है कि सिर्फ नेगेटिव नहीं बताओ, नेगेटिव के साथ सोल्यूशन दो, और उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव। अब इसमें से पॉजिटिव कुछ भी नहीं, क्या ऐसा नहीं बोल सकते ब्रिज गिरा बहुत अच्छी बात है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए पैसा मिलेगा और नए जॉब जनरेट होंगे, दिस इज नॉट द पॉजिटिव थिंग। ठीक है, बट नेगेटिव्स आर देयर, बट नेगेटिव का सोल्यूशन बताओ कि भाई एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए। जितने भी पुल्स भारत में है, स्ट्रक्चरल ऑडिट इज मस्ट। स्ट्रक्चरल ऑडिट मतलब क्या कि प्रॉपर भाई वो जो ब्रिज है, हाँ उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक वो जिंदा रह सकता है, कब तक उस पर से हम लोग जो ये है ट्रांसपोर्टेशन उसको अलाउ कर सकते हैं। दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। इंडिया में होता ही नहीं बेटा। ब्रिटिशर्स ने 150, 200 साल पहले जो पुल बना के गए थे, वो लेटर भेजे आज भी कि जो भी ब्रिज जिसका लाइफ स्पैन खत्म होता है, वो लेटर भेजते हैं इंडियन गवर्नमेंट कि ये जो ब्रिज है भाई इसका लाइफ स्पैन खत्म हो चुका है, आप इसको डिसमेंटल करो और नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट करो। अभी भी भेजते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बनाए हुए ब्रिज जो 150-200 साल पुराने हैं, वो अगर आज तक टिक रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अलग होगा उसमें। ठीक है, देखो ब्रिटिश रूल ने भी क्या है, हम लोग हमेशा ब्रिटिशर्स को कोसते हैं, बट बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स ने हमको दी भी है। ठीक है, तो ये भी अप्रिशिएट करना हमको आवश्यक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे जब न्यूज आते हैं तो वी शुड थिंक इन फ्रॉम गवर्नेंस पर्सपेक्टिव कि कहां पे खामियां है और कैसे हमको सुधराना पड़ेगा, आवश्यक है। ठीक है, सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। और ये हर राज्य में हो रहा है, कोई स्पेसिफिक एक पॉलिटिकल पार्टी की रूलिंग है करके वहां पे हो रहा है, नहीं, हर राज्य में यही सिचुएशन आपको दिखाई देगी। कल कुछ तो भी जम्मू एंड कश्मीर का एक वीडियो आया, वो ब्रिज ऐसा नीचे हो गया और एक नेता को पूछा कि भाई कैसे हुआ, तो नहीं बोले वो थक गया था ब्रिज तो बैठ गया बोले। अब बताओ ऐसे इलॉजिकल और इररेशनल अगर स्टेटमेंट हमारे नेता दे रहे हैं, मतलब ये क्या है, दिस लीड्स टू द किलिंग ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। अब ये देखो, हमारे एक MP, ठीक है, एक स्कूल में गए, अनुराग ठाकुर करके इनका नाम है, बीजेपी के MP है, एक स्कूल में गए और स्कूल में बच्चों को पूछा इन्होंने कि भाई बताइए अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बंदा कौन था। ठीक है, बच्चों ने बोला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस, द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इज USSR एस्ट्रोनॉट यूरी गैंगरिन। वो पहला बंदा था कि जो स्पेस में गया था।
क्या नाम था? यूरी गैंगरीन था। अब बच्चों ने बोला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बिकॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज क्वाइट फेमस अमंग द किड्स एज ही इज द फर्स्ट पर्सन टू पुट स्टेप ऑन अ मून। उसके लिए कोई भी बच्चों को पूछो कि भाई पहला पर्सन कौन था स्पेस का, तो उसका ही नाम लिया जाता है, बट वो पहला पर्सन नहीं था। स्पेस में जाने वाला पहला पर्सन कौन था? यूरी गैंगरीन था, जो रशिया का था, मतलब उस टाइम पे यूएसएसआर। अब ऐसे कंडीशन में जब इन्होंने सवाल पूछा बच्चों को कि भाई बताओ हु इज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस, बच्चों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग बोला, इन्होंने बोला गलत है करके। ठीक है, गलत है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि बच्चों आपको ये बात पता ही नहीं है कि भाई पहला पर्सन जो था स्पेस में जाने वाला हनुमान जी थे। अब बताओ भाई ये क्या है? ये आप क्या कर रहे हो? आप मिथोलॉजी और साइंस दोनों की खिचड़ी कर रहे हो। ठीक है, देयर इज नो प्रूफ, नो एविडेंसेस कि जो क्लेम कर सकते हैं। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स हनुमान जी, बट प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रूफ नहीं है हमारे पास। और जब दुनिया के सामने हम लोग जाते हैं, वो ऐसी बातें जब सुनते हैं तो हंसते हम पे कि भाई इंडिया वाले क्लेम करते नहीं हमारे पास पहला प्लेन था। उसके बाद इनके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उनका स्टेटमेंट आया कि इंडिया ने पहला प्लेन बनाया था, बोलते हैं एंशिएंट टाइम में। अबे किसके पास प्रूफ है? किसके पास प्रूफ है? हमारे पास प्रूफ है? नहीं है। और प्रूफ नहीं, एविडेंसेस नहीं, कुछ नहीं है, तो हम क्या क्लेम कर सकते हैं? कुछ नहीं क्लेम कर रहे, हमारा सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। जैसे अभी तक पाकिस्तान का होता था, भाई पैसा अभी चल रहा है हमारा। प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये न्यूज अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है? पॉलिटी के नजरिए से जब देखें तो ये न्यूज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज वन प्रोविजन विद द नेम ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जैसे हमको मूलभूत अधिकार दिए हैं, उसी तरीके से हमारी कुछ क्या है? जिम्मेदारियां है, मूलभूत जिम्मेदारियां है, जिसको बोला जाता है एफडीज, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जब हमारा संविधान जब बनाया गया था 1950 के टाइम पे, उस टाइम पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र नहीं किया गया था। मतलब जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान बना, उस समय हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। फिर ये बाद में ऐड किए गए। तो कब ऐड किए गए? तो जब इमरजेंसी का समय था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, मतलब संविधान में बदलाव किया। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी को लगा कि जिस प्रकार संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए हैं, मूलभूत अधिकार दिए हैं, उसी प्रकार नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारियां है सरकार के, देश के प्रति, उसको बोला गया फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज डाले गए आर्टिकल 51A में। इसमें डाले गए आर्टिकल 51A। और इसमें का वन ऑफ द प्रोविजन क्या है? पढ़िए आपके स्क्रीन पे। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। क्या बोला है बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज में? कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कौन सा एटीट्यूड डेवलप करे? टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। और ये हनुमान जी पहले है, ये साइंटिफिक टेम्पर है? नहीं, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक टेम्पर, दिस इज स्टूपिडिटी। Because ultimately we don't have any evidences, we don't have any proof, we don't have any claim for that. तो ऐसे कंडीशन में ऐसे अगर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, मतलब क्या किया जा रहा है? एजुकेशन की भी बात लगाई है। प्रॉब्लम है ना भाई? अब भाई एक साइड में हम लोग बात करते हैं वी वांट टू बिकम अ डेवलप नेशन, और दूसरे साइड में अगर ऐसी चीजें अगर होते रहेंगी हमारे देश में, और हम लोग जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडे पे काम करेंगे कि नहीं भाई पुराने जमाने में हम ऐसे थे और इसीलिए हम लोगों को डेवलप बनना है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। आपको एविडेंसेस बताने पड़ेंगे। अगर आपके पास था प्लेन तो आपको एविडेंसेस बताने पड़ेंगे कि हाँ भाई हमने बनाया था। हम लोग क्या क्लेम करते हैं कि रावण के टाइम पे जब वो था पुष्पक विमान, तो मिथोलॉजी है, वो मिथ्स है, उसके लिए कुछ भी एविडेंसेस हमारे पास नहीं है और कोई प्रूफ भी नहीं है हमारे पास, और कोई ऐसे कुछ उसके अवशेष भी नहीं मिले कि नहीं भाई ये प्लेन था करके बनाया था करके, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? और साइंस क्या मांगता है? साइंस प्रूफ मांगता है, साइंस एविडेंसेस मांगता है, और जिस चीज के लिए आपके पास एविडेंसेस है, प्रूफ है, वही चीज मानी जाती है। और ऐसे अगर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, मतलब क्या कि ये जो माननीय एमपी है ये क्या कर रहे हैं? ही इज हिमसेल्फ गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ये ऐसा थोड़ा सोचने का तरीका लाओ। ठीक है, ट्राई टू डेवलप सच काइंड ऑफ एन क्रिटिकल एटीट्यूड। यहां तक किसी को डाउट है ऑनलाइन में? हाँ, 40 सेकंड लिख लो। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा जब संविधान बना ओरिजिनल, उसमें ऐड नहीं किए गए थे बिकॉज उस टाइम पे जरूरत नहीं थी, ऐसा उनको लगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। बट व्हेन इंदिरा गांधी इम्पोज इमरजेंसी इन इंडिया, उस टाइम पे एक उन्होंने अमेंडमेंट लाया था कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 19
1976, ठीक है। तो अंडर दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 न्यू प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडेड दैट विद द नेम ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, ठीक है, अंडर आर्टिकल 51A। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन में ठीक है। जो जजमेंट बताया कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो सब यहाँ पे पता कर लो, ठीक है। अब इसके बाद ये न्यूज समझी इतनी, उसके बाद वन बाय वन देखो, 4-5 क्वेश्चन मैंने लाए हैं। वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन थरोली इन द सेपरेट लेक्चर। हम लोग जो भी पूरा पेपर है GS2 का एक पूरा अलग से सेपरेट लेक्चर लूंगा, उसमें डिस्कस करूंगा। बट अभी समझ लो कि जो भी मैंने चीजें आपको बताई थी वो चीजों पे डायरेक्टली सवाल कैसे पूछे गए, ठीक है। अब देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन के जो भी तरीका है उसको लेके अगर बवाल मचा है तो ऑब्वियस बात है देयर वाज हाई प्रोबेबिलिटी कि इलेक्शन प्रोसेस पे एक ना एक सवाल तो पूछा जाएगा, मतलब जाएगा ही जाएगा। और उन्होंने पहला ही सवाल डाला, कौन सा? डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इलेक्शन में जो भी किस तरीके से कैंडिडेट ने बर्ताव करना चाहिए, कितना पैसा खर्च करना चाहिए, मतलब एक लोग बोलते हैं ना कि इलेक्शन के पहले एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। इलेक्शन के पहले क्या लगता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे हम लोग क्या होता है ना, स्कूल में जाते थे तो स्कूल में भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता था कि स्कूल में आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना है, रूल्स एंड रेगुलेशन। यूनिफॉर्म में भी टाई ऐसी लग के होनी चाहिए, जो नॉट है प्रॉपर से बंधी हुई होनी चाहिए, नॉट इधर उधर नहीं भागनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपके बटन है वो प्रॉपरली स्टिच होने चाहिए। ये सारा मतलब क्या, दिस वाज अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच वाज रिक्वायर्ड इन अ स्कूल डेज। सेम कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए लगता है? इलेक्शन प्रोसेस के लिए। मतलब जब भी इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है, मान लो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया आज कि चलो भाई बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं 1 महीने में, तो जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है उस दिन से लेके इलेक्शन के दिन तक उस एरिया में क्या लगता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। मतलब कैंडिडेट ने कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसी बातें बोलनी चाहिए, प्रलोभन देने नहीं चाहिए, मतलब कुछ जैसा पैसा देने नहीं चाहिए, कोई स्कीम जो है सरकार क्या करेंगे, अगर सरकार को खुली छूट दे दी तो जो सरकार सत्ता में है वो तो स्कीमों पे स्कीम निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें काय में बताई जाती है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और ये कहां से आता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इस कानून के अंतर्गत पूछा गया है कि भाई बताओ करप्ट प्रैक्टिसेस का पर्पस क्या है, मतलब क्या है ये? एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन द एसेट ऑफ द लेजिस्लेचर and or their associates disproportionate to their known source of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice। ठीक है। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल में पहले तो रेफर किया गया है डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में करप्ट प्रैक्टिसेस किसको बोली गई है। और उसके बाद बोला गया है कि एनालाइज करो कि बहुत बार क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर रहता है, जो नेता रहता है, वो नेता जब चुन के आता है तो उसकी प्रॉपर्टी में डिसप्रोपोर्शनेटली राइज होता है, बराबर है। बहुत बार देखा गया कि उसके इलेक्शन के पहले प्रॉपर्टी रहती है 1 करोड़ और 5 साल में उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है 50 करोड़। तो इस सवाल में वही बोला गया है कि एक तो उसकी प्रॉपर्टी बनती है, या फिर वो क्या करता है अपने जो क्लोज ग्रुप के मेंबर्स रहते हैं उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीद के रखता है, जैसा रेड पिक्चर में दिखा है, ठीक है। हाँ सेम। तो उसमें क्या होता है, तो वही पूछा गया है कि भाई इंक्रीज इन द एसेट ऑफ लेजिस्लेचर और देयर एसोसिएट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू देयर नोन सोर्स ऑफ इनकम। अब उसकी सैलरी लेजिस्लेचर की कितनी होती है बेटा? हट टू हट 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होती है, और थोड़ा एक्सपेंडिचर पड़ा चढ़ा के उसको 3 लाख तक पैसा मिलता है। अब ऐसे में अगर उसकी सैलरी, अगर उसका जितना सैलरी है उसके मुताबिक उसका प्रॉपर्टी बढ़ रहा है भाई 100 गुना, 5 करोड़ का हो रहा है 50 करोड़, तो ये कहां पे सवाल खड़ा करता है, ठीक है। वुड कॉन्स्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कॉन्सिक्वेंटली अ करप्ट प्रैक्टिस। तो एक प्रकार की करप्ट प्रैक्टिस है, तो इसको कैसे टैकल करना उस पर सवाल पूछा गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या कि इलेक्शन का मुद्दा चर्चा में था, तो जो मुद्दे चर्चे में रहते हैं यूपीएससी ज्यादातर सवाल उस पर पूछता है। इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी एक सवाल पूछा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल सरकार ने लाया था उसके अंतर्गत कौन से अधिकार जम्मू एंड कश्मीर को मिले हैं और कौन से नहीं मिले, ये बताओ। तो इसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल सरकार ने लाया था वो क्या था, मतलब जो भी बिल सरकार प्रपोज करती है पार्लियामेंट में वो बिल हमको पता होना चाहिए। इसीलिए तो उस दिन मैंने जो 138 अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, तो वो आवश्यक है, क्या है क्या नहीं है ये हमको पता होना चाहिए। दूसरा सवाल देखो, अब मैंने आपको सिलेबस पढ़ाते वक्त बताया था कि हमको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को भी कंपेयर किया जाता है और उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। सेम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड इन द यूएसए। पार्डनिंग का पावर मतलब क्या? जो भी सजा होती है ना, वो सजा माफ करने का अधिकार किसको रहता है? राष्ट्रपति को रहता है भारत में। मतलब मान लो किसी को मुझे अगर मौत की सजा मिलती है और मेरे सब ऑप्शन खत्म हो गए, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे गिल्टी करार दिया और बोला कि आपको सजाए मौत दी जाएंगी। अब मेरे पास आखिरी ऑप्शन कौन रहता है? प्रेसिडेंट। तो मैं प्रेसिडेंट को क्या कर सकता हूँ? अपील भेज सकता हूँ कि भाई देखो कि मेरी सजा जो है वो एटलीस्ट कन्वर्ट करो, मौत की सजा नहीं चाहिए, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दो, मैं आजन्म कारावास सहन करूंगा, या फिर मुझे क्या कर दो, मुझे छोड़ दो। तो अगर मैं ऐसा प्रेसिडेंट को बोलता हूं और प्रेसिडेंट मुझे क्या देता है? रिप्राई दे देता है। रिप्राई मतलब मुझे बोल देता है कि ठीक है भाई, तुझे सजाए मौत नहीं होंगी, तेरी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कंप्लीट होंगी, मतलब आजन्म कारावास में पूरे जिंदगी भर जेल में रहूंगा। तो इसको बोलते हैं पार्डनिंग पावर, मतलब सजा माफ करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल में आपको पूछा है कि ये जो पार्डनिंग पावर हमारे राष्ट्रपति को है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से कैसे अलग है? बराबर है, मैंने बताया था, मतलब कंपैरिजन होता है। जनरली हमको जो कंपैरिजन किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तो यूके के साथ होता है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या फिर अमेरिका के साथ। तो जनरली एक तो यूके के साथ पूछा जाएगा या फिर ब्रिटेन या फिर अमेरिका के साथ पूछा जाएगा। सो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड द यूएसए। आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ द कंट्रीज एंड व्हाट आर प्रीएम्प्टिव पार्डन्स? मतलब सजा होने के पहले ही जो सजा माफ की जाती है वो क्या है? तो इसको प्रीएम्प्टिव बोलते हैं। प्रीएम्प्टिव पार्डन क्या है? तो ये सब ऐसे पॉइंट पे आपको सवाल पूछा है। मतलब क्या है? दो कंट्री के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, और किस पे कंपैरिजन पूछा है? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अमेरिका में प्रेसिडेंट डायरेक्ट चुन के आता है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनल रहता है, वो भी चुन के ही आता है बट उसको कुछ अधिकार नहीं रहते। मेजरली अधिकार किसको रहते हैं? राष्ट्रपति को, सॉरी प्रधानमंत्री को रहता है। और एक ध्यान में रखना, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पद सिर्फ किसके कहने पे काम करता है? मंत्रिमंडल के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो भी प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल उसको बताएगा राष्ट्रपति को, वही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति खुद की मनमर्जी लायक कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को हम चुन के नहीं देते। हम किनको चुन के देते हैं? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को देते हैं। और हमारा असली रिप्रेजेंटेटिव कौन करता है? हमको रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल करता है। बिकॉज वो डायरेक्टली चुन के आते हैं, लोगों से चुन के आते हैं, मतलब लोगों ने उनको अधिकार दिया है राज करने का। सो उनको लेजिटिमेट पावर है। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति क्या है? नॉमिनल हेड रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या रहता है? नॉमिनल हेड रहता है। और राष्ट्रपति को हमेशा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करना पड़ता है। मतलब जो भी मंत्रिमंडल है उसका जो भी फैसला रहेगा उसके सुझाव पे ही राष्ट्रपति काम करेगा। और राष्ट्रपति ने अगर वो सुझाव नहीं माना तो राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, इम्पीच किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब राष्ट्रपति पर क्या बाइंडिंग है हमारे यहाँ पे कि जो भी उसको सुझाव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे रहा है, मंत्रिमंडल दे रहा है, वही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पार्डनिंग पावर है, सजा माफ करने का अधिकार, ये भी असल में किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मोदी जी के हाथ में। ठीक है, सिर्फ इंप्लीमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? नॉमिनल हेड है सिर्फ। क्या इसको नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। बट अमेरिका में राष्ट्रपति क्या है? डायरेक्ट चुन के आता है, सर्वोच्च नेता है। उसका पावर हमारे राष्ट्रपति से बहुत ज्यादा है। मतलब हमारे यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है तो वहां का राष्ट्रपति। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत बार जैसा अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट रहता है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, तो इस पर भी कंपैरिजन होता है। तो ये क्या है क्या नहीं बाद में बताऊंगा, बट जब टॉपिक आएगा तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट ऐसे कंपैरेटिव स्टडीज पे भी क्या पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है। मतलब हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और थोड़ा बहुत हमको ब्रिटेन के बारे में और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता होना आवश्यक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक, हाँ हाँ, वो सेक्रेटरी वगैरह दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सेक्रेटरी चुन के नहीं दिया है ना। हाँ हाँ, वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो पॉलिटिकल लीडर है वही। ठीक है, अलग अलग प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, बाद में बताऊंगा मिनिस्टर्स के प्रकार क्या होते हैं, क्या है ये। बट मिनिस्टर कौन बनता है? जो हमने चुन के दिया है वही मिनिस्टर बनता है, ध्यान में रखना। बिकॉज जिनको डायरेक्टली हमने चुन के दिया है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। और हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पहले ही पढ़ी। डेमोक्रेसी में सबसे रिप्रेजेंटेशन किसको मिलना चाहिए? जिसको लोगों ने चुन के दिया है उसको, उसके पास सही मायने में अधिकार होने चाहिए। तो वो अधिकार इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है। और उसको हेड कौन करता है? प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? उसके बाद तीसरा सवाल देखो।
तीसरा सवाल अगेन इज आस्क्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर, अभी बताया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज अगेन इन चर्चा। क्यों चर्चा में? पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक के बाद और थोड़ा बहुत मतलब वहां पे अनस्टेबिलिटी है ही है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे अटैक हो ही रहे, तो ऐसे कंडीशन में देयर वाज हाई प्रोबेबिलिटी कि डेफिनेटली क्वेश्चन किस पे आएगा, जम्मू एंड कश्मीर पे आएगा। और वहां के पॉलिटिशियंस डिमांड कर रहे कि भाई अभी हमको क्या करो, जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा दो, बराबर है। अभी जम्मू एंड कश्मीर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी राइट नाउ, तो वहां पे बोला जा रहा है कि हमको क्या दो, राज्य का दर्जा दो, राज्य के अधिकार दो। तो उसके लिए ये सवाल, डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। है डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, कुछ एनालिटिकल नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको पता रहेगा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ एनालिसिस नहीं है, सीधा कानून के बारे में पूछा है, और वो कानून में क्या क्या बोला गया, कौन से अधिकार दिए जम्मू एंड कश्मीर को, आपको सिर्फ बताना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? बट आवश्यक क्या है, आपको जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ अ कोलेजियम सिस्टम इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोलेजियम सिस्टम क्या है। तो कोलेजियम सिस्टम क्या है? ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। मतलब जजेस कैसे चुने जाते हैं, वो जजेस जिस सिस्टम से चुने जाते हैं उसको बोला जाता है कोलेजियम सिस्टम। तो डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम इन इंडिया, कि कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज केसेस है, उसके थ्रू इवोल्यूशन हुआ है। क्या है केसेस बाद में बताऊंगा, बट अभी समझ लो कि कोलेजियम सिस्टम क्या है। कोलेजियम सिस्टम इज द प्रोसेस थ्रू विच जजेस टू हाई कोर्ट एज वेल एज जजेस टू सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। और इस पर बहुत सवाल खड़े होते हैं कोलेजियम सिस्टम पे। क्यों सवाल खड़े होते हैं? बिकॉज जो जज है वो खुद ही क्या करते हैं, उनके में से एक को चुन के देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अगर जज खुद ही उनके जज को, उसमें से कोई एक जज को अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे, तो कहां पे ना कहां पे क्या हो सकता है कि उसके दोस्त अगर बैठे रहेंगे तो उसको अनड्यू एडवांटेज मिल सकता है। तो एक प्रॉब्लम है, मतलब इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कोलेजियम सिस्टम इन इंडिया, और बाद में बोला है क्रिटिकली एग्जामाइन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ, मतलब देखो यहाँ पे भी कंपैरिजन पूछा गया है किसके जुडिशरी के बीच में, इंडियन जुडिशरी और अमेरिकन जुडिशरी। ये दोनों भी जुडिशरी में, और सब टाइप कौन सा पूछा है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि भाई अमेरिका में कैसे होते हैं और भारत में कैसे होते हैं, तो बताओ, क्रिटिकली एनालाइज करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। उसके बाद पांचवा सवाल देखो, मैंने आपको प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? प्रेशर ग्रुप्स, दबाव गट, ठीक है। अलग अलग दबाव गट रहते हैं, अलग अलग चीजों के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको सवाल किसके लिए पूछा है, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, कि बताओ भाई एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स क्या है। तो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स क्या रहेंगे, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स जो सिर्फ पर्यावरण बचाने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए कानून बनाने चाहिए इसके लिए कोशिश करते हैं, उनको बोला जाता है एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स। तो मतलब क्या, ज्यादातर एनजीओ, तो एनजीओ का नाम आप 2-3 पता होना चाहिए। So what are environmental pressure groups? Discuss their role in raising awareness, influencing policies and advocating for environmental protection है। तो मतलब क्या, ऐसे सवाल, ये 4-5 सवाल आपको दिखाते हैं कि हमने जो डिस्कस किया था कि भाई ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, so these are the indication होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके अलावा आप देखो, अभी जैसा ये छठवा आईआर का एक सवाल है, जीएस के पेपर में आपका आईआर रहता है, जीएस 2 में, उसमें एक सवाल है। क्या सवाल है? एनर्जी सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा एनर्जी सिक्योरिटी? क्योंकि अभी क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। किसके बीच में चल रहा है झगड़ा? इंडिया एक साइड में और दूसरे साइड में अमेरिका, ठीक है। और इंडिया के साइड में क्यों झगड़ा चल रहा है? कारण है रशिया का तेल, कारण है रशिया का तेल। क्यों? क्योंकि यूएसए का ऐसा बोलना है कि भाई इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे, बहुत ज्यादा तेल खरीद रहे हैं हम लोग। कितना? तो लगभग हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसका 35 to 40% तेल इकलौते रशिया से हम लोग खरीद रहे हैं। क्यों? तो रशिया हमको डिस्काउंटेड रेट में दे रहा था, और ये बात यूएसए को पसंद नहीं है, तो यूएसए ने इसके लिए हम पर क्या लगाया, टैरिफ लगाया 25% ज्यादा। मतलब 25% ऑलरेडी है, उसके ऊपर और 25% ज्यादा टैरिफ यूएसए की सरकार ने वहां पे लगाया है, ठीक है। तो इस पे अभी क्या है, बवाल मचा है, बराबर है। तो ये बवाल मचा है, तो इसको लेके एनर्जी सिक्योरिटी पे सवाल पूछ दिया, तो इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी सिक्योरिटी कंस्टिट्यूट द डोमिनेंट थिंकपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इज लिंक्ड विद इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज इन द
कमी है। क्या बोला गया है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में ज्यादातर हमारा जो रूल है वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि इंडिया इंपोर्ट्स 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। कितना? 80% का जो हमारा पेट्रोल डीजल का रिक्वायरमेंट है वो हम लोग बाहर से आयात करते, इंपोर्ट करते। इसका मतलब क्या कि अब हमको अगर हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनवाना है, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करना है, तो सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी क्या है कि जो हमारा तेल का सप्लाई है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। इसको बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। जब ये तेल का सप्लाई कंटिन्यूस रहेगा तब हमारी इकोनॉमी स्टेबल रेट से ग्रो करेगी। बट अगर तेल का सप्लाई कम ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकता है और जॉब जनरेशन भी कम हो सकता है, और उसका विपरीत परिणाम हमारे डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव पे पड़ सकता है। सो एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को जोड़ा गया और इसके ऊपर आपको सवाल पूछा गया है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने एनर्जी सिक्योरिटी कैसे महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब क्या करंट के सवाल है, सारे सवाल जो मैंने आपको बताया है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं कि जो चीज 30-40 साल पहले हुए उस पर सवाल पूछा गया। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये समझो कि यूपीएससी का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यूपीएससी ज्यादातर सवाल अभी कहां से पूछ रही है, 80 to 90% क्वेश्चन सीधे करंट से पूछे जा रहे हैं। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, एक स्टैटिक पार्ट जो है आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, उसके ऊपर जो भी करंट में चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करो। अगर इतना भी आपने किया तो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो ऑलरेडी द पेपर हैव बीन अपलोडेड ऑन योर ग्रुप। GS 1, 2, 3, 4 चारों भी पेपर अपलोड किए गए हैं। आपका काम है कि सारे पेपर को एक बार गो थ्रू करो, प्रॉपर प्रिंट आउट निकालो, प्रॉपर सवाल देखो कि कैसे सवाल पूछे गए हैं, क्या पूछे गए हैं। जैसे हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन पे सवाल पूछा गया, मैडम ने ऑलरेडी पढ़ाया था। मतलब क्या है कि डायरेक्टली दिख रहा है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपका काम है कि भाई उसको रेफर करना और रेफर करके देखना कि भाई नहीं वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे कि वन बाय वन हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज फटाक से देख लेते हैं। यहां तक ऑनलाइन में किसी को डाउट है बेटा, चैट सेक्शन में रिप्लाई करो। ठीक है। सो सी पहला टर्म जो है दैट इज पॉलिटी। क्या है बेटा? पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बोला जाता है। पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, three terminologies are very commonly used in our day-to-day conversation. First, polity. Second, political science. Third, politics. ये तीनों भी टर्म डिफरेंट है। सो पहले समझते हैं पॉलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलिटी रेफर्स टू द प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पॉलिटी का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन अ कंट्री। इट डील्स विद इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के साथ बात करना, रूल्स के रिलेटेड बात करना, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बात करना। जब इनके बारे में बात होती है तो समझ लेना कि किसके बारे में बात हो रही है, पॉलिटी के बारे में बात हो रही है। तो पॉलिटी रेफर्स टू द प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, यूपीएससी भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एमपीएससी, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, अलग अलग जो कमीशन है ये सारी संस्थाएं काय में आएंगी, इंस्टीट्यूशंस में आएंगे। ठीक है। फिर लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, ये भी सब इसमें आएगा। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन, रूल्स कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है, मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा लॉ बनाते हैं, विधानसभा लॉ बनाती है, दैट इज रूल मेकिंग बॉडी, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये सब काम किस में किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में किया जाता है। तो जब इनके बारे में बात होती है, इट पॉलिटी रेफर्स टू द प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन अ कंट्री, डील्स विद इंस्टीट्यूशन, रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट डिटरमाइंस हाउ द स्टेट फंक्शंस। राज्य ने कैसे काम करना चाहिए ये सब हमको कौन बताता है, ये इंस्टीट्यूशंस बताते हैं, रूल्स बताते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बताता है। जब इनके बारे में बात होती है तो किस शब्दों को रेफर किया जाता है, पॉलिटी को रेफर किया जाता है। इट एनकम्पासेस द स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज, लॉज आर मेड एंड डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड। मतलब जितनी भी संस्थाएं आपको भारत सरकार की दिखती है वो सारी संस्थाएं किसमें आती है,
पॉलिटी में आती है। इसीलिए हमारे किताब का भी नाम क्या है, इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में सारी चीज आपको पढ़नी है, जुडिशरी के बारे में आपको पढ़ना है, लेजिस्लेचर के बारे में आपको पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है उसके बारे में पढ़ना है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, ये सारी संस्थाएं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, सीबीआई क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, यूपीएससी क्या है, एमपीएससी क्या है, ये सारे संस्थाओं के बारे में पढ़ाई करना मतलब क्या करना, पॉलिटी। ठीक है, सो क्या है सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट एनकम्पासेस द स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, मतलब कैसे फॉर्म होती है, कितनी संस्था है उसके अंदर, ये इंस्टीट्यूशंस क्या है, एंड प्रोसेस थ्रू व्हिच पावर इज एक्सरसाइज, लॉज आर मेड एंड डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड। दिस इज पॉलिटी। फोकस क्या है, स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है, प्रोसेस पे फोकस किया जाता है, एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंप्लीमेंटेड इन प्रैक्टिस। मतलब कोई भी संस्था है वो संस्था कैसे बनी है उसका स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा प्रोसेस कैसे काम करती है ये भी हमको पता होना चाहिए, तीसरा फंक्शनिंग कैसे होता है, मतलब एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, डे टू डे काम कैसे होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे पार्लियामेंट सदन कैसे चलता है ये भी हमको पढ़ाया जाता है, ये भी हमको पढ़ना है, और ये काय में आएगा, पॉलिटी में आता है। जैसे अगर सदन होता है तो सदन का पहला जो आवर रहता है उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आवर क्या है, उसमें कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सवालों का आंसर लिखित में दिया जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। फिर भाई इंपॉर्टेंट मैटर, कोई अगर मान लो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिसपे संसद में डिस्कशन होना चाहिए तो वो कैसे रेज किया जाता है, दीज आर ऑल व्हाट प्रोसेसेस। ठीक है, और फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, ये सब इनके बारे में अगर पढ़ना है तो मतलब किसको रेफर किया जा रहा है, पॉलिटी को रेफर किया जा रहा है। इट एक्सप्लेन्स हाउ द गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट, की सरकार कैसे ऑर्गेनाइज्ड है और कैसे ऑपरेट करती है। एग्जांपल, इन इंडिया पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर ऑल पार्ट ऑफ अ इंडियन पॉलिटी। देखो एग्जीक्यूटिव मतलब किसको एग्जीक्यूट करते हैं, कौन एग्जीक्यूट करते हैं, मोदी जी का मंत्रिमंडल, ये सारा काय में आता है, एग्जीक्यूटिव में आता है। ब्यूरोक्रेसी काय में आती है, एग्जीक्यूटिव में आती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, ये सारे, पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेचर हो गया क्योंकि पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। तो इन सारों के बारे में पढ़ना मतलब किसको रेफर किया जाता है, पॉलिटी को रेफर किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा शब्द क्या है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये थ्योरेटिकल वर्जन। इसमें जनरली थेरीज, अलग अलग जो अलग अलग पॉलिटी के जो प्रकार है उस पर विचार विनिमय किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करना, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करना, ठीक है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना, थेरीज पढ़ना, ये सब काय में आता है, पॉलिटिकल साइंस में आता है। तो हमको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, दैट पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। हमको क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, कि असल में सरकार चलती कैसे है, दैट इज अवर टास्क। Is it clear to everyone? So political science is an academic discipline. कैसा discipline है? Academic discipline, a branch of social science that studies politics in theoretical, comparative and analytical. थेरीज में पढ़ा जाता है, प्लेटो ने क्या बोला है, एरिस्टोटल ने क्या बोला है, लॉक ने क्या बोला है, गांधी जी ने क्या बोला है, अंबेडकर ने क्या बोला है, अलग अलग जो थिंकर्स है उनके बारे में हमको पढ़ना है, दैट इज थ्योरेटिकल अप्रोच। सेकेंड इज कंपैरेटिव अप्रोच। ठीक है, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव अप्रोच हो गया, दो देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया जाता है, ये कंपैरेटिव। और तीसरा एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब क्या, अगर किसी ने चीज ये ऐसी बताई है तो ऐसी चीज क्यों है, इसका क्या सब्स्टिट्यूट है, उसके बारे में विचार विनिमय करना। तो इन सब चीजों के बारे में जब सोचा जाता है तब क्या है, पॉलिटिकल साइंस का जिक्र किया जाता है। मतलब ये क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। सो फोकस किस पे रहता है, पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्ट पे रहता है, थ्योरीज पे रहता है, आइडियोलॉजीज पे रहता है। जैसे मैंने आपको आइडियोलॉजीज बताई कि भाई चाइना में कम्युनिस्ट है तो कम्युनिज्म इज आइडियोलॉजी, रशिया में सोशलिज्म है तो सोशलिज्म इज आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म इज आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म इज आइडियोलॉजी। तो ये सारी आइडियोलॉजी के बारे में कहां पे पढ़ना पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस में। तो ये हमको यहाँ पे पढ़ना है क्या, जीएस के पेपर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब दो देशों के संविधान में जो भी फर्क है उसको स्टडी करना, क्या फर्क है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, तो इनके बारे में जब पढ़ाई किया जाता है तो किसको रेफर किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस। मतलब पॉलिटिकल साइंस इज प्योरली अ एकेडमिक फील्ड। ठीक है, तो जब भी एकेडमिक फील्ड की बात हो रही है, जब भी कंपैरिजन की बात हो रही है, एनालिसिस की बात हो रही है, या फिर थ्योरीज की बात हो रही है, तो तब किसको रेफर किया जाता है, पॉलिटिकल साइंस को रेफर किया जाता है। नेचर क्या है, एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नेचर रहता है। इट स्टडीज व्हाई हाउ पॉलिटिक्स फंक्शन। ठीक है, व्हाई एंड हाउ पॉलिटिक्स फंक्शन नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबल।
मतलब सिर्फ इंडिया के लिए सीमित नहीं होता है, दुनिया में जो भी फील्ड है, जो भी आइडियोलॉजीज है, उसका पूरा पढ़ाई इसमें किया जाता है। एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज लाइक लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म एटसेट्रा। जब इनके बारे में बात हो रही है, मतलब हम लोग किसको रेफर कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस को रेफर कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो पॉलिटिकल साइंस इज अ एकेडमिक discipline that is a branch of social science which studies politics in theoretical, analytical and comparative way। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं वो डिफरेंट है, वो कंपैरेटिव कौन था, वो थ्योरीज वाला डिफरेंट है। हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पढ़ना है, बस दैट इज, उतना कंपैरिजन अभी का देखना है। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल साइंस में रहता है, इसमें आपको पूरा एंशिएंट से लेकर अभी तक देखना पड़ता है, पूरे थ्योरीज पढ़ने पड़ते हैं। ये हमको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो काम का है वही डायरेक्ट ऊपर की चीजें। ठीक है, सो जनरली एक चीज ध्यान में रखना, इंडियन पॉलिटी पढ़ते वक्त आपको जनरलाइज चीजें पता होनी चाहिए। यू आर नॉट एक्सपर्ट इन फील्ड, ठीक है, तो आपको एकदम डीप में नहीं जाना है, ये चीज कैसे आई, कहाँ से आई, इसका ओरिजिन कहाँ था, वो सब पॉलिटिकल साइंस में। आपको सिर्फ क्या करना है, ऊपर का जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है, मतलब जनरल चीजें आपको हमारे संविधान के बारे में पता होनी चाहिए। दैट इज द पर्पस। अगेन अमेरिका के साथ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो कंपैरिजन होता है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की भी एकदम डिटेल में रिसर्च नहीं करना है, उसका भी ऊपर से पता होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, सो मतलब आपको जो जीएस में नॉलेज रिक्वायर्ड रहता है, दैट इज जनरलाइज नॉलेज, साफ तौर से लिखा, इसीलिए पेपर का भी नाम क्या है, जीएस, जनरल स्टडीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद तीसरा शब्द जो आता है बेटा, दैट इज पॉलिटिक्स। ठीक है, अब पॉलिटिक्स क्या है? जब भी पॉलिटिक्स ये शब्द हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? राजनीतिक पार्टी। ठीक है, राजनीतिक पार्टी कैसे फंक्शन करती है, क्या करती है, दैट्स इट। कौन किसको गाली दे रहा है, कौन उसको क्या बोल रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, ये सब बोलना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? पॉलिटिक्स। बट पॉलिटिक्स सिर्फ इतना नहीं होता है, पॉलिटिक्स का डेफिनेशन इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एक्टिविटी ऑफ पावर। क्या है पॉलिटिक्स? प्रैक्टिकल एक्टिविटी ऑफ पावर। इलेक्शन प्रोसेस होती है, इलेक्शन प्रोसेस से जो पार्टी चुन के आती है, वो पार्टी क्या करती है? राज करती है, रूल करती है। मतलब क्या? अपने अधिकार, जो भी उसको अधिकार दिए मिले हैं, उस अधिकारों का इंप्लीमेंटेशन करती है। दैट इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी ऑफ पावर। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग लिया जाता है, बट कैसे लिया जाता है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग लिया जाता है। एंड कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन विद इन अ सोसाइटी। तो ये सारी चीजें जब आती है तब बोला जाता है उसको पॉलिटिक्स। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब समाज में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है, दैट टू इन अ नॉन वायलेंट वे। ठीक है, सो दैट इज पॉलिटिक्स। इट इज अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स क्या है? कि किसको क्या मिलता है, कब मिलता है और कैसे मिलता है, दैट इज पॉलिटिक्स। Is it clear to everyone? Politics is about power, competition, conflict, cooperation in the process of making collective decision for society. This is the second definition of politics. It is about power, competition, conflict and cooperation in the process of making collective decision for a society. Generally देखो, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में जैसा इस बार की जो एनडीए की सरकार है, तो बीजेपी को कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिला, तो बीजेपी ने क्या किया, क्या बनाया? कोलिशन बनवाया। सहयोगी जो दल थे उन्होंने उनको सपोर्ट दिया, उसके आधार पे क्या बनी? सरकार बनी। तो सरकार जब निर्णय लेंगी तो सरकार को कैसा निर्णय लेना पड़ेगा? कलेक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। और कलेक्टिव डिसीजन किसके लिए लेना पड़ेगा? सोसाइटी के लिए। तो कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कभी कोऑपरेशन होंगे, और उसके आधार पर उनको डिसीजन लेना पड़ता है। दैट ऑल कम्स अंडर अ पॉलिटिक्स। ठीक है, सो व्हाइल पॉलिटी, अब देखो यहाँ पे तीन शब्द हमने देखे। पहला पॉलिटी देखा, दूसरा पॉलिटिकल साइंस देखा, तीसरा पॉलिटिक्स देखा। While polity is about institutions, पॉलिटी किसके बारे में बात करता है? इंस्टीट्यूशंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस किसके बारे में बात करता है? स्टडी और थ्योरी, मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन है। और पॉलिटिक्स किसके बारे में बात करता है? पावर, स्ट्रगल एंड प्रैक्टिस। ठीक है, जनरली पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, हम लोग जैसे बोला जाता है कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में टसल मतलब पॉलिटिक्स। दैट इज नॉट द वे। पॉलिटिक्स मतलब क्या? कि जो भी पार्टी सत्ता में है, पॉलिटिक्स तो है उसमें, दो पार्टियों के बीच में राजनीतिक संघर्ष है, बट उसके बाद जो भी वो लोग डिसीजन लेंगे उसका फायदा लोगों तो कैसा हो रहा है, दैट आल्सो कम्स अंडर पॉलिटिक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें पॉलिटिक्स में रहना आवश्यक है। और हमारा इन्वॉल्वमेंट कैसा इंश्योर किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो तीन शब्द देखिए, कौन सा? पॉलिटी में किसकी बात हो रही है? सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की, मतलब पार्लियामेंट कैसे काम करता है, जुडिशरी कैसे काम करता है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बारे में जब बात की जाती है तो कौन से शब्दों को रेफर किया जाता है? पॉलिटी।
ठीक है। दूसरा, जब एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में बात की जाती है कि भाई ये चीज ऐसी कहां से आई, कैसे आई, ठीक है, कंपैरिजन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, थ्योरीज पढ़ी जाती है, तब किसको रेफर किया जाता है? पॉलिटिकल साइंस, मतलब स्टडी एंड थ्योरी। और तीसरा पॉलिटिक्स क्या है? इट इज अबाउट पावर स्ट्रगल एंड प्रैक्टिस, कि भाई एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, और पावर स्ट्रगल पार्टियों के बीच में कैसे होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होता है, और कैसे डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया होती है। ये सारी चीजों के बारे में जानना मतलब क्या है? पॉलिटिक्स के बारे में जानना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक 3 टर्मिनोलॉजीज क्लियर है ऑनलाइन में? चैट सेक्शन में बताओ, समझा है? हाँ बोलो, नहीं समझा है ना बोलो। ठीक है। किसी को भी डाउट रहता है तो आपका काम है चैट सेक्शन में सिर्फ वहां पे लिखो डाउट है करके। उसके बाद तो ये आखिरी स्टेटमेंट ध्यान में रखना, दिस लास्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि पॉलिटिक्स टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस। पॉलिटी में किसके बारे में बात हो रही है? इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस में किसके बारे में बात हो रही है? स्टडी, एकेडमिक सेशन है, दैट इज स्टडी एंड थ्योरी के बारे में। और पॉलिटिक्स के बारे में किसके बारे में बात हो रही है? पावर स्ट्रगल इन प्रैक्टिस। और पॉलिटिक्स का डेफिनेशन, दिस सेकंड डेफिनेशन इज क्वाइट मीनिंगफुल। Politics is about power, competition, conflict, and cooperation in the process of making collective decisions for society। मतलब तीनों भी प्रोसेस का महत्व क्या है, तीनों भी प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, कि किसका फायदा होना चाहिए? सोसाइटी का फायदा होना चाहिए, मतलब आम लोगों का फायदा होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद, ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ पॉलिटिक्स कैसे रहता है? सो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स इज पावर सेंट्रिक। ठीक है, पॉलिटिक्स का नेचर कैसा होता है? पावर सेंट्रिक होता है। जिसके पास सत्ता है उसके पास अधिकार रहेंगे। सो इन्वॉल्व स्ट्रगल फॉर पावर अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड पार्टीज। तो दैट इज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, कि भाई पॉलिटिक्स से मतलब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां खड़ी रहेंगी और वो आप साथ में क्या रहेंगी, किसको कौन चुन के आता है उसके लिए फाइट करते हैं, और जो चुन के आता है उसको क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। कैसा अधिकार मिलता है? लेजिटिमेट पावर। पावर का भी डेफिनेशन बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, सो पावर तो मिलता है, बट कैसा पावर? लेजिटिमेट पावर। ठीक है, लेजिटिमेट मतलब क्या? कि जो लीगल है, लीगल तरीके का अधिकार मिलता है। ठीक है, सो पावर सेंट्रिक मतलब इट इन्वॉल्व स्ट्रगल फॉर पावर अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड पार्टीज। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस भी होते हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, पॉलिटिक्स रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ठीक है, पॉलिटिक्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, एग्जांपल कास्ट, क्लास, रिलीजन, रीजन, थ्रू निगोशिएशन, लॉस और इवन प्रोटेस्ट होता है। पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस होता है। कंसेंसस मतलब एक मत बनता है कुछ कुछ चीजों पे, जैसे अभी हुआ जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो भाई सारे राजनीतिक दल एक साथ आए और बोले नहीं भाई भी हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं, जो भी सरकार एक्शन लेगा हम लोग उसको विदाउट क्वेश्चनिंग सपोर्ट करेंगे। बराबर, ये क्या हो गया? कंसेंसस हो गया। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? कि एक तो भाई जातीय आधार पे, जैसे दलितों पे अत्याचार हो गया तो अपोजिशन वाले खड़े हो जाते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि आप ये कानून लाओ, ऐसा करो, वैसा करो। मतलब ये भी एक ऑप्शन है कॉन्फ्लिक्ट का। दूसरा, कास्ट, क्लास के आधार पे, रिलीजन के आधार पे और रीजन के आधार पे भी क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे सुलझाए जाते हैं? मारपीट से नहीं तो निगोशिएशन से, कानून प्रक्रिया से क्या किया जाता है? इसका रिजोल्यूशन किया जाता है। दैट इज पॉलिटिक्स। तीसरा, डायनामिक। पॉलिटिक्स कैसा है बेटा? डायनामिक है। डायनामिक मतलब कंटिन्यूस, बदलते रहता है। महाराष्ट्र में हमने क्या देखा? महाराष्ट्र में हमने क्या देखा कि भाई जो पार्टीज पहले एकदम एक में के कट्टर दुश्मन थे वो साथ में आ गए। मतलब क्या होता है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। तो पॉलिटिक्स इज कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस, कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस। सो वही है, अनलाइक फिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, दैट इज जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का फंक्शनिंग सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। बट पॉलिटिक्स में सारी चीजें क्या होती है? बदलती है। सो अनलाइक फिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स, पॉलिटिक्स इज फ्लूइड एंड चेंजेस विद लीडरशिप, पार्टीज एंड पब्लिक ओपिनियन। नेता बदल गया, राजनीति बदल गई। ठीक है, देखो अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी राजनीति करने का तरीका डिफरेंट था। मोदी जी का राजनीति करने का तरीका डिफरेंट है। मतलब क्या? सेम पार्टी है, बट पार्टी में नेता भी बदलता है तो भी क्या बदलती है? पार्टी की पॉलिसीज भी बदलती है। दैट इज नोन एज डायनामिज्म। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। पहला क्या है कि पॉलिटिक्स पावर सेंट्रिक है, मतलब जिसके पास सत्ता रहेंगी, सत्ता के लिए सब क्या करते हैं? मारापीटी करते हैं। मारापीटी मतलब स्ट्रगल करते हैं, और उसके बाद जिसके पास पावर आता है वो रूल करते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस होता है, और तीसरा डायनामिज्म इज देयर। तो दीज आर द 3 नेचर्स ऑफ पॉलिटिक्स। अब उदाहरण क्या है? तो देखो, द फर्स्ट इज कंपटीशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन। बराबर है? तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो भी कंपटीशन रहता है इलेक्शन में, वो जैसा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस,
देन कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन इन स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन मतलब क्या कि एक जाति के नाम पे क्या होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार को सवाल पूछते हैं या फिर सरकार को बोलते हैं कि हमारे लिए कानून लाओ, हमारे लिए स्पेसिफिक पॉलिसी लाओ। जैसे उदाहरण के तौर पर मराठा कास्ट, या फिर गुजरात में पाटीदार कास्ट आती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, गुजरात में पाटीदार है और राजस्थान में जाट है। और ये तीनों भी जो कास्ट के मैंने नाम लिए है, राजस्थान की जाट, गुजरात की पाटीदार और महाराष्ट्र की मराठा कास्ट, ये तीनों भी प्रोग्रेसिव कास्ट है जिनको अपर कास्ट बोला जाता है, ऊंची जाति वाले। और हिस्टोरिकली इनको पूरे अधिकार मिले, ठीक है, क्योंकि उनके पास ही सत्ता थी। अब ऐसे कंडीशन में ये जो अपर कास्ट है अलग अलग राज्यों में, ये अभी डिमांड कर रही है कि इनको क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। अभी आज ही महाराष्ट्र में जो भी मराठा कम्युनिटी वाले वो बोल रहे हैं कि हम लोग बॉम्बे में चले जाएंगे अगर रिजर्वेशन नहीं दिया तो। मतलब क्या क्या किया जाता है, जाति के नाम पे मोबिलाइजेशन किया जाता है, बराबर है। इसको बोलते हैं कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन, कि भाई जो भी जाति वाले, एक जाति वाले, उनको कलेक्ट किया जाता है, जुड़ाया जाता है कि नहीं भाई अपनी डिमांड है तो हमको एक साथ आना पड़ेगा और सरकार के सामने एक ही यूनिटी दिखानी पड़ेगी, तभी जाके सरकार हमारी बात मानेंगी। ये कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन इन स्टेट्स लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब क्या है, पॉलिटिक्स, ठीक है। देन कोलिशन पॉलिटिक्स एट द सेंटर इन 1990s। कोलिशन मतलब क्या, गठबंधन की सरकार। कोलिशन पॉलिटिक्स मतलब क्या, गठबंधन की सरकार। अभी जो सरकार सत्ता में है वो कैसी सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन मतलब क्या होता है, गठबंधन, कि जहां पे दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर क्या बनाती है, सरकार बनाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये भी क्या हो गया, पॉलिटिक्स। देन पावर राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना। ग्लोबल लेवल की अगर बात करें तो क्या ग्लोबल लेवल पे भी क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, किसके बीच में, चाइना, अमेरिका, रशिया, ठीक है, इंडिया भी कहां पे तो भी आता है। मतलब इसको बोलते हैं पावर राइवलरी, कि कौन ग्रेट नेशन है, कौन सबसे बड़ा पावरफुल देश है। तो अभी फिलहाल किसके बीच में झगड़ा चल रहा है, किसके बीच में कंपटीशन चल रहा है, अमेरिका और चाइना के बीच में। तो वो भी पॉलिटिक्स हो गया। एंड पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज निगोसिएशंस, कि भाई पर्यावरण में जो भी बदलाव हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब इसके लिए डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को भी साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। बट इसमें भी क्या है, पॉलिटिक्स है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं कि डेवलप कंट्री की जिम्मेदारी है और डेवलपिंग कंट्री बोलती है डेवलप कंट्री। तो ऐसे कंडीशन में एक में के ऊपर अगर ढकेलेंगे तो इसको भी क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट निगोसिएशन, दैट इज बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप नेशन। तो ये क्या है बेटा, दिस ऑल कम्स अंडर अ पॉलिटिक्स, ठीक है, समझा। उसके बाद अब बचपन से हम लोगों को पॉलिटी नाम का तो सब्जेक्ट नहीं था बचपन में, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट था वो कौन सा था, सिविक्स, ठीक है। तो सिविक्स क्या है, सिविक्स में एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि एक शब्द आता है, दैट इज सिटीजन। सिविक्स में ऑलरेडी नाम में ही समझ में आता है कि भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिविक्स का मतलब क्या है, सिटीजनशिप एजुकेशन। इन सिंपल टर्म्स वी कैन कॉल इट एज सिटीजनशिप एजुकेशन। मतलब ऑब्वियस बात है कि जब सिविक्स हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो उसमें क्या रहता था कि सिटीजनशिप क्या होती है, क्या अधिकार हमको मिले हैं, ठीक है, क्या हमारी ड्यूटीज है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पार्लियामेंट के बारे में बताया जाता था कि लोकसभा रहता है, राज्यसभा रहता है, हर राज्य में विधानसभा रहती है, विधान परिषद रहती है। इन सारे बारे में पढ़ना मतलब civics. So civics is the study of citizenship, rights, duties and the role of democratic institutions. मतलब जो भी लोकसभा, राज्यसभा, इनके क्या काम है ये हमको बताया जाता था। विधानसभा का काम क्या है राज्य में ये बताया जाता था, गवर्नर का रोल क्या है ये बताया जाता था। इनके बारे में पढ़ना मतलब क्या है, civics. It aims to prepare individual to become responsible, informed and active participant in ठीक है। चौथी में बताया जाता था बेटा कि इलेक्शन का अधिकार है, और इलेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है ये चौथी में बताया जाता था बच्चों को कि भाई इलेक्शन का महत्व समझे। क्यों? क्योंकि अगर तब जाके उसको समझेगा, चौथी में ही समझेगा, तो बड़ा हो गया एटलीस्ट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसको पता रहेगा कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है देश के प्रति। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दैट्स व्हाई सिविक सब्जेक्ट हैज बीन एडेड सिंस फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड से होते थे। तुमको 6th स्टैंडर्ड था, हमको 2nd या 3rd में था, ठीक है। सो मतलब क्या है इशू, मतलब ये क्या है, सिविक्स इज द स्टडी ऑफ सिटीजनशिप, राइट्स, ड्यूटीज एंड द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। इट्स एम टू प्रिपेयर अ सिटीजन टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल, जागरूक नागरिक, इन्फॉर्म नागरिक, ठीक है, एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन अ डेमोक्रेसी। एक्टिव पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में क्या है, जहां पे गलत हो रहा है तो यू हैव द राइट टू रेज द इशू, प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है, बराबर है। आपको डिसेंट करने का अधिकार है, मतलब आप सरकारी कोई योजना है उसको विरोध नहीं दर्शा सकते, बट सब करते वक्त आपको पीसफुल रहना है कि कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी डिसेंट आपका हिंसक नहीं होना चाहिए, और जो भी प्रोटेस्ट है आपका वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, ठीक है, और कानून के दायरे में होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लो आपको सरकार की कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेल पुरुष लोग, जिनको लाड़की बहन योजना नहीं पसंद,
जिनको लगता है कि लाड़की बहन के नाम पे लाड़की पुरुष भी निकालना चाहिए, ठीक है, अगर होगा। अब ये लोग पुरुष वाले बोल रहे हैं कि नहीं भाई बहुत हो गया, अभी सरकार का खर्चा इसमें, हम लोग जाते हैं और प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे। अब बेटा रोड ब्लॉक करना क्या है, रोड ब्लॉक करना इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट द लॉ। आप क्या कर रहे हो, जो पब्लिक ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, बट आपको रोड ब्लॉक करके प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं। सरकार क्या कर सकती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार शुड डेजिग्नेट अ स्पेस फॉर प्रोटेस्ट। जैसे दिल्ली में जंतर मंतर है, जैसे रिसेंटली एसएससी के जो बच्चे हैं रास्ते पे आ गए थे, रास्ते पे एकदम वहां पे घोषणाबाजी शुरू की वगैरह, अड़ाया वगैरह, रास्ता ब्लॉक किया। फिर उस टाइम पे सरकार ने बोला प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट के लिए मना ही नहीं है, बट प्रोटेस्ट कहां पे करो, जहां पे हमने आपको जगह दी है वहां पे करो। तो जंतर मंतर इज अ प्लेटफॉर्म कि जहां पे कोई भी अगर जाता है दिल्ली में जिसको आंदोलन करना है वहां पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि दैट इज द स्पेस विच इज डिजिग्नेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेस्ट। और क्यों प्रोटेस्ट, क्योंकि हमको हमारे संविधान ने अधिकार दिया है और डेमोक्रेसी हमको अधिकार देती है कि हमको अगर सरकार की नीतियां पसंद नहीं आती है तो हम भी क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, और विरोध करने के लिए जगह अवेलेबल है। बट अगर रोड पे बैठोगे नहीं, आप क्या कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, बट उसमें लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, और कोई हिंसक भाषा का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी प्रोटेस्ट आपको करना है वो पीसफुल मैनर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो वही है, सो इट एम्स टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अ डेमोक्रेसी. So in simple terms, we can say civics as a citizenship education, कि how people participate in democracy, enjoy rights, fulfill duties and hold the government accountable. ठीक है समझा। देखो बेटा कल का एक वीडियो है, गुड़गांव में कोई फ्रेंच सिटीजन थे, टूरिस्ट थे, गुड़गांव की न्यूज है, शायद से आप लोगों ने, बहुत वायरल हो रहा है उनका वीडियो। तो उन्होंने क्या किया, गुड़गांव में कचरा बहुत था, ठीक है, तो लिटरली दे स्टार्टेड क्लीनिंग दैट स्पेसिफिक एरिया विद द हेल्प ऑफ लोकल वॉलंटियर्स। और उन्होंने मैसेज दिया कि भाई इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, लोग घर के अंदर तो बहुत क्लीन रखते हैं, पर लोग बाहर में नहीं रखते, तो एटलीस्ट लोगों ने भाई अपने अगल बगल का 10-20 मीटर का एरिया भी साफ किया तो भी इंडिया साफ हो जाएगा। अब देखो कितना अच्छा मैसेज है, बट कौन बता रहा है हमको, फॉरेनर्स बता रहे हैं। क्या फॉरेनर इस देश का नागरिक है, नहीं, मतलब फॉरेनर जो बाहर से आ रहा है, जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसको पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हाँ, उसको पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ही इज एक्टिंग लाइक एन इन्फॉर्म्ड पर्सन, एंड उसको पता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होता है डेमोक्रेसी, बट हमको पता है नहीं। मतलब क्या, कितनी शर्म की बात है कि आप जाओगे, कोई आज तो कोई देखा इंडियन इंसान कि जो फॉरेन में जा रहा है यूके में और कचरा पड़ा हुआ बाद में साफ कर रहा है और बोल रहा है कि देखो भाई ऐसा ऐसा करो, नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है, डीमीनिंग लगता है, हमको लगता है यार मेरी इज्जत तो खराब नहीं हो जाएंगी, बराबर है। बट वो बंदे वहां से आके हमको बता रहे कि देखो भाई ऐसे ऐसे टूरिस्ट है, और भाई टूरिज्म की तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और लगभग अगर देखा जाए तो हमारा 5% जो कमाई होती है हमारे जीडीपी की, वो टूरिज्म से आती है, मतलब उससे पैसा कमाया जाता है। और अगर टूरिस्ट को अगर ऐसी चीजें पता चल रही है कि नहीं यहाँ पे कचरा ही रहता है, तो टूरिस्ट आएंगे क्या, नहीं आएंगे भाई। बाकी देशों की कमाई 10% जीडीपी का है, मतलब जितना जीडीपी का रहता है ना, 100 रुपए कमा रहा है भारत, तो 100 में से 10 रुपए उनका टूरिज्म से आता है, हमारा कितना आ रहा है, 5 रुपए आ रहा है। तो हमको दुगना करना है, करने के लिए क्या आवश्यक है भाई, क्लीनलीनेस आवश्यक है। और जो भी फॉरेनर्स आते हैं उनकी एक ही कंप्लेंट रहती है कि इंडिया में हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती, ठीक है। और हमारे लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो उधर फॉरेन में जाके, एक आपने देखा होगा कि लंदन में एक एरिया है जहाँ पे गुजराती समुदाय बहुत ज्यादा रहता है, इंडियन ओरिजिन के लोग ज्यादा रहते हैं, गुजराती नहीं इंडियन ओरिजिन के लोग, वहां पे पान का शॉप खुला बेटा, पूरा जैसा अपने यहाँ पे पिचकारी मार के रखी जाती है ना, अभी वहां पे पूरे शहर में पिचकारी मार के रखी, तो अल्टीमेटली वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्णय लिया उस पान की शॉप को ही बंद कर दिया कि भाई अभी, और बहुत ही स्ट्रिंजेंट, क्या हो रहा है, आप नाम खराब कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि हम लोग हमारा कैसा इमेज बाहर पोर्ट्रे करते हैं, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि whenever any Indian citizen is visiting a foreign nation, so he is not representing himself, he is representing the country or is representing the nation, so he should behave very careful, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमको रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना है, अगर हमको इन्फॉर्म सिटीजन बनना है, अगर हमको एक्टिव पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी में बनना है, तो हमको हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, और ये कौन बताता है, सिविक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, दैट इज सिटीजनशिप एजुकेशन, समझा इतना, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं पावर पे, सत्ता, ठीक है, सत्ता, ठीक है। अब पावर भी क्या है, मैंने अभी बताया कि पावर दो प्रकार से मिली जाती है, एक इलेजिटिमेट पावर और एक लेजिटिमेट पावर। कौन सी पावर, इलेजिटिमेट पावर और लेजिटिमेट पावर, ठीक है। इलेजिटिमेट पावर मतलब क्या, कि अधिकार तो मिला है सर, उसके पास सत्ता मुझे अधिकार है, बट जो अधिकार उसको मिला है वो कैसा है, बेकानूनन तरीके से मिला है,
और दूसरी पावर कैसी है, लेजिटिमेट पावर, मतलब जिसको अधिकार तो मिला है, बट जिसको अधिकार कैसे मिला है, कानूनन तरीके से मिला है, कि कानूनन तरीके से उसको अधिकार मिला है कि वो कार्रवाई कर सकता है, दैट इज लेजिटिमेट पावर। अगर उदाहरण की बात करूं तो बहुत बार होता है, जैसे देखो महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया जा रहा है। अब ये एक्सपीरियंस किससे, तो जनरली आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में कुरेशी कम्युनिटी है, कुरेशी कम्युनिटी इज इन्वॉल्व इन द बचरिंग। उनका ट्रेडिशनल पुश्तैनी बिजनेस रहा है बचरिंग करने का, मतलब ये बकरियों को, गाय भैंसों को मारने का और ये कत्तल खानों में लेके जाने का। अब ऐसे कंडीशन में उनके मटन शॉप्स भी है। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लॉ पास किया है कि उसके अंतर्गत गाय भैंसों को काटने पे बंदी कर दी है। बट उसके बावजूद भी, और वो कुरैशी समुदाय साफ तौर से बोल रहा है कि भाई हम किसी भी प्रकार से जो भी मवेशियां रहती है, गाय भैंसे रहती है, उसको कत्तल खाने में लेके नहीं जाते हैं, वो हमने पूरा अभी बंद कर दी। अब ऐसे कंडीशन में इसके बावजूद भी जो बजरंग दल वाले आए थे, अलग अलग जो भी ऐसे प्रेशर ग्रुप्स है, वो क्या करते हैं भाई, ये बेचारे जब मवेशियों को लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर ट्रेड एंड ऑल, क्योंकि भाई गाय भैंसों को बेचना खरीदा जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जब इनके व्हीकल्स पास होते हैं तो इनको स्पेसिफिकली इनके व्हीकल्स रोके जाते हैं, इनको मारा पीटा जाता है और कभी कभार इनकी गाड़ियों को जलाया जाता है। अब इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण भाई ये कुरैशी समुदाय ने इन्होंने क्या कर दिया, पूरा बैन कर दिया, पूरा इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया कि हम किसी भी प्रकार का भी खरीदी बिक्री नहीं करेंगे, और हम जब तक सरकार हमको इंश्योर नहीं करती है कि हमको प्रोटेक्शन आप दोगे, तब तक हम लोग इस ट्रेड में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि अगर सरकार बोल रही है कि लीगल है, तो कोई बाहर का व्यक्ति जो जिसके पास अधिकार नहीं है वो इनको बोल नहीं सकता है, फिर उनको मारपीट नहीं कर सकता। मतलब ये बजरंग दल वालों के पास जो अधिकार है वो कैसा है, पावर है, बट कैसा है, इलेजिटिमेट पावर। और असली पावर किसके पास है, सरकार के पास है। सरकार ने कानून बनाया तो सरकार हैज द राइट टू टेक एक्शन, बराबर है। तो सरकार को जो अधिकार मिला है वो कैसे मिला है, संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। संविधान ने क्यों दिया है, बिकॉज जो सरकार चुनी है वो लेजिटिमेट मैनर में चुनी गई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इलेक्शन के आधार पर उसने सत्ता हासिल की है, और उसके पास जो अधिकार है वो कैसे अधिकार है, लेजिटिमेट पावर, कानूनन तरीके से उसके पास अधिकार है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द एक्शन, बिलीफ और बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मतलब सामने वाला पर्सन विरोध भी करे तो भी वो क्या कर सकता है, स्पेसिफिक व्यक्ति के विरोध में या फिर ग्रुप के विरोध में कार्रवाई कर सकता है, एक्शन कर सकता है, बिलीफ के विरोध में कार्रवाई कर सकता है, फिर बिहेवियर के विरोध में कार्रवाई कर सकता है। दैट इज नोन एज पावर। ठीक है, इट इज द कैपेसिटी टू मेक अदर्स एक्ट इन अ वे दे माइट नॉट अदरवाइज डू। मतलब दबाव बनाना, ठीक है, दमदाटी करना पड़ता है ना। कोई अगर मान लो कचरा डाल रहा है इंसान वहां पे, वो बताना पड़ता है, पहले अच्छी तरीके से बताया जाता है। अगर वो तब भी नहीं माना, फिर उसको कानून का डर दिखाना पड़ता है कि देख भाई अगर तूने ऐसा ऐसा किया तो कानून के मुताबिक तेरे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये हो गया पावर। ठीक है, सो फीचर्स क्या रहते हैं पावर के, इट इज बेस्ड ऑन कोअर्जन और परसुएजन। ठीक है, नॉट ऑलवेज लेजिटिमेट, ये ध्यान में रखना। पावर कैन बी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो इट इज जनरली बेस्ड ऑन कोअर्जन, मतलब दबाव बनाया जाता है, या फिर परसुएशन, या फिर उसका बदलाव किया जाता है, उसको समझाया जाता है। परसुएशन मतलब समझा के देना, अगर नहीं मानता है तो भी फिर इंप्लीमेंट करना है तो उसको कोअर्जन बोलते हैं, मतलब जबरन करवाना। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप, वन एक्सरसाइजेस एंड अदर कंप्लाइज। इसमें रिलेशनशिप कैसे रहती है, एक पावर अप्लाई करता है और दूसरा जो भी उस पर पावर दबाव, मतलब पावर या फिर शक्ति अपनाई गई है उसको वो फॉलो करता है, दैट इज कंप्लाइजेस। ठीक है, तीसरा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड वॉलंटरी। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जो भी पावर अप्लाई किया जाता है तो सामने वाला बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा वॉलंटरीली, विलफुली, कि ठीक है भाई, ठीक है जो ऐसा आप बोल रहे हैं वैसा मैं करूंगा, या फिर नहीं भी कर सकता है, बट तभी भी अगर करना है तो जबरन करवाना पड़ता है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट इंपोजेस लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड-19 यूजिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इट इज एक्सरसाइजिंग पावर टू रेस्ट्रिक्ट द। अब ये जो पावर सरकार ने अप्लाई की थी किस कानून के अंतर्गत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, ये कैसी पावर थी, लेजिटिमेट पावर थी, इट वाज नॉट इलेजिटिमेट। क्योंकि कानूनन अधिकार मिला है सरकार को कि सरकार को जब लगता है पब्लिक सेफ्टी के लिए सरकार क्या कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। और कोविड-19 के समय सरकार ने ये कार्रवाई की, कैसे की, तो जो भी मूवमेंट था लोगों का उस पर बंदी डाल दी कि भाई इधर से उधर आप नहीं जा सकते हो, तो ये सरकार को कानूनन अधिकार मिले थे। और दूसरा, जैसे बजरंग दल वाले जो करते हैं, ये कैसे अधिकार है, इलेजिटिमेट पावर। सो पावर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव, मतलब क्या लेजिटिमेट हो सकता है या फिर इलेजिटिमेट भी हो सकता है। इसके बाद अब आता है अथॉरिटी। ठीक है, अब पावर का ही एडवांस वर्जन कौन सा है, अथॉरिटी। हम लोग बोलते हैं सरकार को अथॉरिटी दी, तो अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। मतलब जब पावर जो पावर अपनाते हैं वो जब लेजिटिमेट होती है, लीगल होती है, तब उसको क्या बोला जाता है, अथॉरिटी। तो सरकार के पास पावर नहीं है, सरकार के पास क्या है, अथॉरिटी है।
प्राइम मिनिस्टर के पास क्या है, अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी उसको किसने दी है, संविधान ने दी, क्योंकि वो संवैधानिक तरीके से चुन के आए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बजरंग दल के पास पावर है बट अथॉरिटी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ कानून प्रूफ ही नहीं, या फिर वो चुन के नहीं आए, या फिर उनको लेजिटिमेट पावर उनको नहीं है। सिर्फ उनके पास क्या बचती है, पावर है, बट वो भी पावर कैसी है, इलेजिटिमेट। ठीक है, सो अथॉरिटी इज अ पावर दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट बाय द पीपल सब्जेक्ट टू इट। ठीक है, इट इज पावर्ड बैक्ड बाय लॉ, ट्रेडिशन और कंसेंट। ठीक है, एक तो कानून के अंतर्गत, या फिर ट्रेडिशन के अंतर्गत, या फिर कंसेंट के अंतर्गत। कंसेंट मतलब परमिशन देना। तो कभी कभार कुछ कानून जो होते हैं, जैसे समुदाय के अंदर खाप पंचायत होती है। ठीक है, खाप पंचायत पता है ना, पंचायत जो होता है ना, कास्ट पंचायत होती है, तो अलग अलग जातियों की अलग अलग पंचायत होती है, तो उनमें अधिकार वो पंचायत को दिया जाता है। तो वो किसके आधार पे, ट्रेडिशन के आधार पे उनको अथॉरिटी मिल रही है। ठीक है, बट अगेन संविधान उसको भी डिनाई करता है। संविधान बोलता है जो भी चलेगा वो किसके हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। ठीक है, फीचर्स क्या है अथॉरिटी के, दिस अथॉरिटी इज अ लेजिटिमेट पावर। कैसा पावर है ये, लेजिटिमेट पावर है। इट इज वॉलंटरीली एक्सेप्टेड बाय सिटीजन बिकॉज इट इज सीन एज राइटफुल, और एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इज बेस्ड ऑन रूल्स, लॉज और एस्टैब्लिश ट्रेडिशन। एग्जांपल, a police officer checking documents has authority while a gangster demanding money has only power not authority। very important। पुलिस ऑफिसर के पास क्या है, वो प्रॉपर उसने एग्जाम दी, प्रॉपर उसको पोस्ट मिला, उसके बाद उसको अधिकार मिला, तब वो डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। बट कोई गैंगस्टर आके बोल रहा है कि मुझे पैसा दो, उसके पास अधिकार नहीं, उसके पास क्या है, सिर्फ पावर है, और वो भी पावर कैसा है, इलेजिटिमेट पावर है। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सरसाइजिंग डिसीजन मेकिंग पावर हैज अथॉरिटी बिकॉज इट फ्लोज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक मैंडेट। क्योंकि चुन के गए, तो प्रधानमंत्री जो भी जिस कानून के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं, या फिर जिस कानून के अंतर्गत वो डिसीजन लेते हैं, वो सारों को क्या कहा जाता है, अथॉरिटी कहा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ऑनलाइन में डिफरेंस समझा क्या रे, पावर और अथॉरिटी का? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। गाइस वेट फॉर एन वाइल, एक कॉल करने दो। समझा सभी को? चैट सेक्शन में बताओ। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा सर थोड़ी देर में कॉल कीजिए, आई एम इन बिटवीन द मीटिंग। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आते हैं, देखो ये जो टर्मिनोलॉजी है अंडरस्टैंड करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होगा ना कि जैसा बुक पढ़ते वक्त आप जब पॉलिटी की किताब पढ़ोगे, तो पॉलिटी की किताब पढ़ते वक्त बहुत बार होगा, जो किताब में जैसे वर्ड टू वर्ड दिया जाता है, उसके अंदर के मीनिंग आपको समझना बहुत आवश्यक है, और अंदर के मीनिंग समझने के लिए आपको शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसा रनिंग बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लाइन बोलते हैं कि भाई जो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर में क्या है वो भी समझना आवश्यक है, और वो हमको कैसे समझता है, ये ऐसे शब्दों से। ठीक है, जैसे आई विल एंड आई शाल, एक उदाहरण बता रहा हूं इंग्लिश का, आई विल कम एंड आई शाल कम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अब देखो फर्क है, एक तो मैंने लिखा आई विल कम, एंड दूसरा आई शाल कम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट? डिफरेंस है, एक स्टेटमेंट में विल है, दूसरे स्टेटमेंट में शाल है। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा इंग्लिश अच्छे से पता है तो आपको समझ में आएगा कि दो स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। जब मैं शाल का इस्तेमाल करता हूं, मतलब मैंने आना ही चाहिए, इट इज कंपल्सन ऑन मी। शाल का इस्तेमाल है मतलब मुझे आना ही पड़ेगा। आई विल कम, मैं सोचूंगा, आऊंगा नहीं आऊंगा बात की बात है, बट मैं आज आने की कोशिश करूंगा, दैट इज आई विल कम, आई विल ट्राई टू कम। यहाँ पे आई शाल कम का मतलब है कि मैंने आना ही पड़ेगा, मतलब कंपल्शन। सेम, अब यहाँ पे जब भी आपके कानून आर्टिकल में शाल ये शब्द का इस्तेमाल किया, मतलब वो मैंडेटरी, कंपल्सरी, वो करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इतना माइन्यूट डिफरेंस आपको पॉलिटी में देखना है। ठीक है, तो ये बताऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे हम लोग वन बाय वन करते रहेंगे। तो ये अथॉरिटी जो मिलती है, अथॉरिटी मतलब कौन सी पावर? लेजिटिमेट पावर। और सिर्फ पावर मतलब क्या? पावर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव। पॉजिटिव पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिटिमेट पावर। और निगेटिव पावर को क्या बोलते हैं? इललेजिटिमेट पावर। ठीक है, गैर कानूनन अधिकार। ठीक है, जैसे बजरंग दल वगैरह इनको जो मिलता है, राम सेना वगैरह, बहुत बहुत फलाना संस्थाएं है, ये सारे जो इन लोग अधिकार अप्लाई करते हैं, ये कैसे अधिकार है? इनको कानूनन अधिकार नहीं मिले, ये इललेजिटिमेट पावर। ठीक है, so it is voluntarily accepted by citizen because it's seen as a rightful and based on rules, laws or established tradition। जैसे यहाँ पे उदाहरण मैंने बताया कि पुलिस ऑफिसर डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, उसको अधिकार है, कानून के अंतर्गत अधिकार मिले, बट कोई
गैंगस्टर अगर पैसे मांग रहा है फिर डॉक्यूमेंट चेक कर रहा है, दैट इज गैर कानूनी, बिकॉज उसको अधिकार तो है बट वो अधिकार कैसा है, इलेजिटिमेट पावर है, तो सिर्फ वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट कि नेशन क्या होता है। जैसे बहुत बार हम लोग नेशन स्टेट ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नेशन क्या है, स्टेट क्या है, ये भी समझना बहुत आवश्यक है। अब जनरली देखो ये नेशन जो शब्द है ये आया है लैटिन वर्ड से, पहले तो समझना आवश्यक है इसका ओरिजिन कहाँ पे, ठीक है। सो ओरिजिन है द वर्ड नेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नेटियो। कौन से शब्द से आया है, नेटियो। नेटियो ये जो शब्द है ये कौन से वर्ब से आया है, नेटियो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब नास्की विच मीन्स टू बी बॉर्न। इसका मतलब क्या होता है, टू बी बॉर्न। तो आपको नेशन का मतलब समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उस जगह पे जन्म लेता है, तो मतलब क्या, वो व्यक्ति जिस जगह पे जन्म लेता है वो उसको खुद का देश कह सकता है, नेशन कह सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है। तो पहला क्राइटेरिया, इट इन अर्ली यूसेज नेटियो रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय बर्थ, कॉमन ओरिजिन, किनशिप एंड ट्राइब। तो एक तो भाई बर्थ से मतलब सेम एरिया में बर्थ, दूसरा कॉमन ओरिजिन, उनका ओरिजिन कास्ट वगैरह उनका सेम रहेगा, किनशिप सेम रहेंगे, उनके रिलेशन सेम रहेंगे, या फिर ट्राइब से बिलोंग करेंगे, तो तब क्या होता है, नेशन ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। Thus ओरिजिनली नेशन मीन्ड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल लिंक्ड बाय कॉमन डिसेंट और बर्थ टाइप्स। नेशन क्या है, नेशन इज अ नेशन मीन्ड द कम्युनिटी ऑफ पीपल लिंक्ड बाय कॉमन डिसेंट और बर्थ टाइप्स। Over time, it evolved to denote a collective identity based on shared history, culture, and aspiration for self-determination. फिर जैसे जैसे आगे चलते गया समाज, एंशिएंट टाइम से फिर मेडिवल में, तो तब नेशन की आइडेंटिटी किससे जोड़ी गई, शेयर्ड हिस्ट्री से, कि हमारा कॉमन हिस्ट्री है, दूसरा कल्चर से, और एस्पिरेशन फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। जैसा भारत है, ठीक है, भारत क्या है, भारत इज अ नेशन। नेशन कैसे बना हम लोग, हमारे यहाँ पे तो कॉमन कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ पे तो कॉमन इथनिसिटी भी नहीं है, हमारे यहाँ पे तो कॉमन कुछ भी नहीं है, बट तभी भी हम लोग क्या है, वी आर अ नेशन। व्हाई, बिकॉज वी शेयर अ हिस्ट्री, ठीक है, हम लोग हिस्ट्री शेयर करते हैं, वी शेयर अ फ्रीडम स्ट्रगल, कॉमन फ्रीडम स्ट्रगल, वी शेयर अ सेल्फ डिटर्मिनेशन, एस्पिरेशन फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, सब में है। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल आवरसेल्फ एज अ नेशन। मतलब क्या है, नेशन इज ऑल्सो एन इवॉल्विंग टर्म, और नेशन हमेशा बदलते रहते हैं। और ये नेशन जो शब्द है इसका उपयोग, तो मतलब ये तो बहुत पहले था, लैटिन एंशिएंट टाइम से था, बट इसका उपयोग सही मायने में मेडिवल टाइम से पड़ा, मेडिवल टाइम से यूरोप, मेडिवल टाइम में भी कब, यूरोप से पड़ा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। देखो एंशिएंट हिस्ट्री, आपको तीन हिस्ट्री है, एक एंशिएंट है, एक मेडिवल है, और एक मॉडर्न है। एंशिएंट मतलब क्या, तो एंशिएंट मतलब, एंशिएंट मतलब स्टोन एज से लेके, कौन से एज से लेके, स्टोन एज से लेके 7th सेंचुरी, 7th सी, 7th मतलब, हाँ 7 सी मतलब 7000 सी। सी मतलब क्या है, अबे क्रिश्चियन ईरा नहीं, कॉमन ईरा बोलते हैं। सी मतलब कॉमन ईरा, सी स्टैंड फॉर, हाँ क्रिश्चियन ईरा भी बोल सकते हैं, बट कॉमन ईरा इसका ये बोला जाता है सी, ठीक है, कॉमन ईरा। और सी, इसके पहले का ईरा को कौन सा बोलते हैं, बीसी, दैट इज बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा। अब ये बीसी और सी, ठीक है, अब ये अभी यूज किया जा रहा है, इसके पहले क्या बोला जाता था, ये सी के जगह लगता था बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। सी के पहले, सॉरी सी नहीं, सी के पहले कॉमन ईरा ना, इसको बोला जाता था एडी, और इसका पहले का जो ईरा था मतलब बीसी, इसको बोला जाता था बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो जनरली ये जो है, कौन सी ईरा को सी बोलते, कौन सी ईरा को बीसी बोलते, किसके आधार पे होता है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद से जो भी साल है उसको लिखा जाता है सी, कॉमन ईरा। पहले उसी को लिखा जाता था एना डोमिनी, एना डोमिनी मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। और क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो इतिहास था उसको लिखा जाता है बीसी, दैट इज बिफोर कॉमन ईरा, पहले लिखा जाता था बीसी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। अब ये बीसी और एडी, ये जो पुरानी टर्मिनोलॉजी से, इसको हटाया, क्यों हटाया, बिकॉज ये क्रिश्चियन धर्म से जुड़ती थी, तो एक न्यूट्रल उसको रखने के लिए, इसीलिए कौन से टर्म लाए, सी एंड बीसी, ठीक है। सो स्टोनेज जो है, एंशिएंट हिस्ट्री जो हमको पढ़ना है, वो स्टोनेज से पढ़ना है, कब तक, 7वीं सदी तक, मतलब 700 सी तक, ठीक है, ये हो गया एंशिएंट, ठीक है। उसके बाद स्टोनेज से लेके
700 सी तक, ये हो गया एंशिएंट। उसके बाद 800 सी से 1800 सी तक, ये हो गया मेडिवल, ये हो गया मेडिवल। और 1800 सदी से 1947 सी तक, दैट इज मॉडर्न। ठीक है, ये हो गया मॉडर्न, ये हो गया मेडिवल, एंड दिस इज एंशिएंट। ध्यान में रखो, ठीक है। सोनेज से 700 सी, सोनेज मतलब एकदम प्री हिस्ट्री, हरप्पा बिरप्पा का भी पहले जो था वो, ठीक है, वहां से लेके 700 सी तक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद 800 सदी से 1800 सदी तक मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, और 1800 सदी से 1947 तक का जो इतिहास है उसको आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, नहीं पता है सर्च करना, मैंने पहले ही आपको बोला है, नहीं पता है सर्च करना, नहीं सर्च करके मिल रहा है फिर हमको पूछना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, सो फिर समझ में आ रहा है कि नेशन ये शब्द कहां से आया? लैटिन वर्ड से आया। कौन सा? नेटियो। नेटियो शब्द कहां से आया? एक वर्ब है नास्की करके, वहां से आया। उसका मतलब क्या होता है? टू बी बॉर्न। सो जनरली नेशन जो है, नेशन की डेफिनेशन फिर क्या डिफाइन की गई? नेशन मीन अ कम्युनिटी ऑफ पीपल लिंक्ड बाय कॉमन डिसेंट और बर्थ टाइज। उसको ही थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई किया गया ओवर टाइम, मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया नेशन की डेफिनेशन इवॉल्व होते गई। तो नेशन मतलब क्या? इट इवॉल्व टू डिनोट अ कलेक्टिव आइडेंटिटी बेस्ड ऑन शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर एंड एस्पिरेशन फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, दैट इज नोन एज नेशन। जैसा इंडियन नेशन है, नेशन मतलब क्या? हम में शेयर हिस्ट्री है, शेयर फ्रीडम स्ट्रगल है, भले कल्चर नहीं है, रिलीजन नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, इसके बावजूद भी हम खुद को नेशन कहते हैं। तो क्यों? देयर इज समथिंग कॉमन। ठीक है, तो शेयर्ड हिस्ट्री इज देयर, शेयर्ड फ्रीडम स्ट्रगल इज देयर, एंड शेयर्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि भाई कैसे हमारा देश चलना चाहिए, इसके लिए हमारा क्या है? एकमत है, उसके रिलेटेड हम लोग क्या है? नेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब नेशन की डेफिनेशन क्या है? A nation is a community of people bound together by shared history, culture, language, ethnicity, territory and a sense of collective identity। है भारत में, हम जहां पे भी जाते हैं खुद को भारतीय बोलते हैं, किसी भी धर्म का रहने दो, किसी भी जात का रहने दो, इथनिसिटी का रहने दो, बट जब भी कोई व्यक्ति भारत में के बाहर जाएगा वो क्या कहता है? उसकी आइडेंटिटी वो इंडियन बताता है, दैट इज कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, बट क्या है? अब देखो, ये डेफिनेशन, नेशन के डेफिनेशन में जो बहुत सारी चीजें वो हमें है ही नहीं, इंडिया में है ही नहीं, बट तब भी इंडिया क्या है? नेशन। तो हमें क्या है? शेयर्ड हिस्ट्री इज देयर, शेयर्ड हिस्ट्री इज देयर, कल्चर इज नॉट देयर। कॉमन कल्चर है क्या? नहीं भाई, हर हर 3 मील पे हमारे यहाँ पे कल्चर बदलती है, हर 3 मील पे भाषा बदलती है। कॉमन भाषा है क्या? नहीं है। कॉमन इथनिसिटी है क्या? नहीं। मल्टी इथनिसिटी कंट्री हमारी। ठीक है, कॉमन टेरिटरी है क्या? हाँ, टेरिटरी कॉमन है। एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है क्या? तो हाँ, मतलब क्या? शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड शेयर्ड फ्रीडम स्ट्रगल एंड शेयर्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन, दैट इज कॉमनलिटी, एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज अ नेशन। अब आप ज्यादातर यूरोप के नेशन आप देखो तो यूरोप के नेशन कैसे बने? जर्मनी जर्मन स्पीकिंग लोगों का है, तो वहां पे कल्चर भी क्या कॉमन है? जर्मन कल्चर इज डोमिनेंट। दूसरी बात, भाषा भी कौन सी बोली जाती है? जर्मन भाषा बोली जाती है। मतलब जो जर्मनी बना है वो किस आधार पे बना है? उसको नेशन किसके आधार पे कहा जाता है? शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर एंड लैंग्वेज एंड इथनिसिटी और टेरिटरी। ठीक है, फ्रेंच, फ्रांस के लोग, सिर्फ एक ही भाषा है, फ्रेंच डोमिनेंट भाषा है। धर्म भी क्रिश्चियनिटी का धर्म है, मतलब धर्म भी कॉमन है, कल्चर भी कॉमन है, शेयर्ड हिस्ट्री भी कॉमन है। मतलब ज्यादातर यूरोप के देश आपको जब देखोगे तो यूरोप के देशों में जो नेशन का कंसेप्ट है वो किस आधार पे आया है? लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और रिलीजन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट हमारा कॉन्ट्रास्ट है थोड़ा। इज इट क्लियर? ठीक है, इट इज प्राइमरीली अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बॉन्ड अमंग पीपल। अब नेशन के की फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला, सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए लोगों में अंदर? सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंग होना आवश्यक है। कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड वैल्यूज। दूसरा, इमोशनल बॉन्ड बेस्ड ऑन शेयर्ड मिथ्स, सिंबल्स एंड ट्रेडिशन है भारत में। ठीक है, उसके बाद, नॉट ऑलवेज पॉलिटिकल। अ नेशन मे और मे नॉट हैव अ स्टेट ऑफ इट्स ओन। नेशन डिफरेंट है, राज्य अलग, स्टेट अलग है। ठीक है, नेशन हो सकता है बट नेशन को स्टेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा इंडिया इज अ नेशन, बट इंडिया स्टेट रहेगा कि नहीं, वो बात की बात है। फिर स्टेट के लिए क्या आवश्यक है वो बताऊंगा। समझ में आ रहा है? एंड डायनेमिक आइडेंटिटी, नेशन कैन इवॉल्व ओवर टाइम। ठीक है, सो नेशन क्या होता है? ये इवॉल्विंग कंसेप्ट है। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट, इंडिया इज अ नेशन बोला जाता है। इंडिया इज अ नेशन मतलब क्या? डिस्पाइट डाइवर्सिटी देयर इज अ शेयर्ड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से हम लोग क्या है? जुड़े हुए हैं।
मतलब कॉमन चीजें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या है फ्रीडम स्ट्रगल, कॉमन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, तीसरा क्या है एंड कॉमन हिस्ट्री या फिर कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री। सो इन तीनों चीजों के आधार पे हम लोग क्या बोलते हैं, भारत को नेशन बोलते हैं। इसके अलावा कौन से फैक्टर है, कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, these are also the factor on the basis of which we can claim that specific region, common territory, that's the specific region as a nation। तो इंडिया किस आधार पे नेशन हम बोलते हैं कि इंडिया में क्या है, शेयर्ड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू फ्रीडम स्ट्रगल एंड कॉमन हिस्ट्री। ये हो गया इंडिया का। और इंडिया नेशन भी है और इंडिया स्टेट भी है। तो स्टेट क्यों है और स्टेट के क्राइटेरिया क्या होते हैं वो फिर इसके बाद देखेंगे। पर दूसरा एग्जांपल देखो, कुर्द्स, ये कुर्दिस्तान का एक एरिया है मिडिल ईस्ट में। कहाँ पे, मिडिल ईस्ट मतलब वेस्ट एशिया में, ठीक है। इराक, ईरान वगैरह पता है ना, इराक, ईरान, सीरिया, ये जो देश है, ऊपर टर्की, ये चारों देशों में ये कुर्द इथनिसिटी के लोग फैले हुए, एक माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, ये वहां पे पूरे फैल गए, ठीक है। बट आज भी ये जो कुर्द कम्युनिटी के लोग हैं, ये खुद को इनमें सेल्फ एक क्या बोलते हैं, एक बिलोंगिंग है, एक सेल्फ क्या है, शेयर्ड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग है, ठीक है, कि इनका इतिहास एक रहा है वगैरह। और ये चारों देशों में क्या है, बिखरे हुए। तो इनकी इच्छा है कि इनको एक राज्य बनाना है, स्टेट बनाना है, बट क्या है फिलहाल अभी नेशन, ठीक है। सो कुर्द्स अ नेशन विदाउट अ स्टेट, मतलब क्या, स्टेट को नेशन रहेगा ही रहेगा, बट नेशन को स्टेट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। तो अ नेशन विदाउट अ स्टेट स्प्रेड अक्रॉस इराक, टर्की, सीरिया, बट यूनाइटेड बाय इथनिसिटी एंड, मतलब कॉमन कल्चर इज देयर, कॉमन रिलीजन इज देयर, कॉमन इथनिसिटी इज देयर, तो शेयर्ड वैल्यूज है, ठीक है, मतलब शेयर्ड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग है थ्रू विच कल्चर एंड इथनिसिटी एंड कॉमन हिस्ट्री। और उसके आधार पर ये कुर्द के लोग जो है, जो चार देशों में बिखरे हुए हैं, इनको लगता है कि हमारा एक देश होना चाहिए, एक स्टेट होना चाहिए, बट फिलहाल क्या है, नेशन है, ठीक है, बट नेशन है बट स्टेट नहीं है। यहाँ पे देखो ये मैप पे, तो दिस इज द रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। टर्की में ये डॉट डॉट जो है ना, दीज आर द रीजन, इस रीजन में कुर्द कम्युनिटी के लोग ज्यादातर जाते हैं, और ये चार देशों में बिखरे हैं। तो इनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, और इनको लगता है कि ये चारों भी देशों से इतना एरिया मिला के एक कुर्दिस्तान बनाना है, मतलब क्या है, एक अलग राष्ट्र बनाना है। अब राष्ट्र बनाना मतलब उसको क्या कहेंगे, स्टेट कहेंगे, बट अभी क्या है, अभी स्टेट नहीं, अभी वो क्या है, सिर्फ नेशन है, मतलब एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर, इथनिसिटी एंड रिलीजन, ठीक है। उसके आधार पे इनको लगता है कि हमारा ये नेशन है, बट ये स्टेट नहीं है फिलहाल। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझा, ठीक है। मतलब क्या, एक नेशन स्टेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हर एक स्टेट नेशन रहेगा, ठीक है। सो अभी समझते हैं कि व्हाट इज स्टेट, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या होता है और स्टेट कब बोला जाता है। जैसा इंडिया इज अ नेशन एंड इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है, तो क्यों इंडिया को स्टेट बोला जाता है, तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो हमारे पास है करके हमको क्या बोला जाता है, राज्य बोला जाता है, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है स्टेट का, स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट इज व्हाट, पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी। अब इसके पहले हमने क्या देखा, नेशन की डेफिनेशन में, अ नेशन इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल फाउंड बाय टुगेदर बाय शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, इथनिसिटी, टेरिटरी एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। और ये कैसा है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बॉन्ड है। नेशन क्या है, इट इज अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बॉन्ड। और स्टेट कैसा बॉन्ड है बेटा, स्टेट क्या है, स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी, ठीक है, मतलब ये राजनीतिक और इसको कानूनन एक बाउंड्री रहती है। So state is a political and legal entity that exercises sovereign power over a defined territory and population through a system of government and, ठीक है। So मतलब क्या, state is a political and legal entity that exercises sovereign power. What is meaning of sovereign power? कि वो स्पेसिफिक देश के पास खुद के अधिकार होते हैं कि खुद के देश के अंदर का पूरा जो मैटर है वो सुलझा सकता है, और बाहर के देश के साथ कैसे डीलिंग करना है ये भी, इसके लिए भी अधिकार उसके पास होते हैं, मतलब पूरे अधिकार उसके पास होते हैं। ऐसी पावर को कहा जाता है सॉवरेन पावर। इंडिया इज अ सॉवरेन पावर, ठीक है। सो स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी दैट एक्सरसाइजेस सॉवरेन पावर ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। मतलब आपको समझ में आ जाऊंगा कि स्टेट को क्या चाहिए, एक तो टेरिटरी चाहिए, जमीन चाहिए, और दूसरा आबादी चाहिए, ठीक है, थ्रू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। इन शॉर्ट, स्टेट इज नोन एज सोवरेन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके पास पूरे अधिकार है, खुद के हिसाब से वो क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है और समाज को चला सकती है, ठीक है। अब की फीचर्स ऑफ स्टेट क्या है, कब किसी नेशन को स्टेट बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा हूं मैं,
कब किसी नेशन को स्टेट कब बोला जाता है? जब ये चार चीजें उसके पास रहती है, तब जाके उस स्पेसिफिक नेशन को क्या बोला जाता है? स्टेट बोला जाता है। तो सबसे पहले उसके पास क्या होनी चाहिए? खुद की जगह, टेरिटरी होनी चाहिए। सो क्लियरली डिफाइंड ज्योग्राफिकल बाउंड्री शुड बी देयर। इंडिया की है, बराबर है। दूसरा, पॉपुलेशन होनी चाहिए, पीपल लिविंग परमानेंटली विद इन इट, इंडिया में है। तीसरा, क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू मेक एंड एनफोर्स लॉस, मतलब हमारे देश के अंदर कानून होना चाहिए कि जिस कानून के अंतर्गत देश की सरकार क्या करे? काम करे। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, उस देश के पास क्या होना चाहिए? सॉवरेनिटी होना चाहिए, मतलब खुद के अधिकार खुद ले सके, इंडिपेंडेंटली ले सके, किसी के प्रेशर में आके अधिकार ना ले सके। सुप्रीम अथॉरिटी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब देश के अंदर भी कार्रवाई करनी है तो देश कार्रवाई कर सकता है, और देश बाहर भी कार्रवाई करनी है तो कर सकता है, उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब किसी नेशन के पास ये चार चीजें होती है तब उसको बोला जाता है स्टेट। अब देखो, कुर्दिस्तान जो है, कुर्द लोग जो है, इनके पास क्या खुद की जगह है, टेरिटरी है, पॉपुलेशन भी है, बट गवर्नमेंट है नहीं, सॉवरेनिटी है नहीं। तो दो सिर्फ उनके पास टेरिटरी, पॉपुलेशन, बट टेरिटरी भी क्या है? वो खुद की नहीं है, वो अलग अलग देशों में बिखरी है। तो मतलब सिर्फ क्या उनके पास? पॉपुलेशन, ठीक है। सो टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, ये जब चार चीजें किसी नेशन के पास होती है तब उसको बोला जाता है राज्य, स्टेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो समझा, ठीक है। और स्टेट कैसा है? पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी है। और नेशन कैसा है? साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बॉन्डिंग है। नेशन कैसा कंसेप्ट है? साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वाला कंसेप्ट है, इमोशनल बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अ नेशन बिकम स्टेट, अ नेशन बिकम स्टेट व्हेन इट हैज अबाउ 4 एलिमेंट्स। और स्टेट को भी कैसे काम करना है? स्टेट को एब्सोल्यूट पावर नहीं रहता है, मतलब क्या कि स्टेट मनमानी कारोबार नहीं कर सकता है, जैसे उसको लग रहा है वैसे पावर को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। स्टेट को भी कैसे काम करना है इंडिया में स्पेसिफिकली? स्टेट टू एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द पीपल मींस दैट इट शुड होल्ड पीपल पावर एज अ ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब जो राज्य है, स्टेट है, उसने भी कैसे काम करना चाहिए कि लोगों के लिए ट्रस्टीशिप का काम करना चाहिए, मतलब लोगों के हित में काम करना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। जो भी डिसीजन स्टेट इंप्लीमेंट करेगा उसका फायदा लोगों को होना चाहिए, दैट इज नोन एज ट्रस्टीशिप, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट शुड नॉट कंसिडर पीपल एज हेल्पलेस सब्जेक्ट बट एज अ को रूलर्स इन इट्स गवर्नेंस। मतलब उसने लोगों पर अधिकार जमाने का तरीका नहीं, मतलब लोगों पर सिर्फ अधिकार जमाने का माध्यम नहीं समझना चाहिए, तो लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, दैट इज डेमोक्रेसी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? तो भारत में स्टेट इस हिसाब से काम करता है। समझा? समझा सबको? ठीक है। हम्म हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये स्टेट मतलब इंडिया ओवरऑल, ठीक है। ये राज्य के बारे में बात नहीं हो रही है, ओवरऑल स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। देखो, और एक, हाँ, तो स्टेट मतलब जब भी मैं स्टेट काम बोलता हूं तो स्टेट किसके बारे में बात कर रहा हूं? देश के बारे में बात हो रही, बराबर है। दूसरा, नेशन का अभी मैंने डिफाइन किया कि नेशन क्या है? इमोशनल कंसेप्ट है, ठीक है। किसके आधार पे होता है? बर्थ प्लेस, ठीक है, आपकी टेरिटरी कहाँ पे है, कहाँ से आप आते हो, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड वैल्यूज, उससे आता है, दैट इज अ नेशन कंसेप्ट, ठीक है। नेशन स्टेट बन भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हर स्टेट नेशन रहेगा, ध्यान में रखना। सो दीज टू आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस है, ठीक है। सो इस प्रकार, और स्टेट कैसा कंसेप्ट है? पॉलिटिकल एंड लीगल कंसेप्ट है। मतलब जब किसी देश को हम लोग देश बोलते हैं तो क्यों देश बोलते हैं? क्योंकि उसके पास चार चीज, कौन सी चार चीजें? उसके पास खुद की जमीन है, उसके पास खुद की आबादी है, उसके पास खुद का गवर्नमेंट है, और उसके पास खुद की सॉवरेनिटी है, मतलब खुद अधिकार लेने का उसको अधिकार है। तो ये चार चीजें जब होती है तब किसी नेशन को क्या बोला जाता है? स्टेट बोला जाता है। और स्टेट में भी कौन से स्टेट की बात हो रही है? ये राज्य नहीं, ये मतलब देश, ठीक है। देखो, पॉलिटी में एक चीज ध्यान में रखना, जब स्टेट का एस कैपिटल है तब मतलब ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है इंडिया को। जब पॉलिटी में स्टेट, सवाल में जब स्टेट लिखा आता है और स्टेट का अगर एस कैपिटल है तो समझ लेना किसके बारे में बात हो रही है? इंडिया के बारे में। और जब अगर स्टेट का एस स्मॉल है तब ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है राज्य के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? राज्य के बारे में। समझा? मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म, दिस स्टेट एंड स्टेट स्टेट। दिस स्टेट इज, जो अपना महाराष्ट्र है, ये हो गया ये वाला स्टेट, और स्टेट मतलब ये कौन सा है? इंडिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन में समझा? ठीक है, कंफ्यूजन मत करो,
ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इथनिसिटी। ठीक है, जैसा नेशन में क्या था, नेशन में वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्पेसिफिक राष्ट्र है, वो कौन सा है, इथनिसिटी, कॉमन इथनिसिटी। ठीक है, सो ये तो इथनिसिटी क्या है, तो इथनिसिटी रेफर्स टू अ सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन अ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज। ये कॉमन कल्चरल हेरिटेज हो सकता है, या फिर कॉमन लैंग्वेज हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, रेस हो सकती है, एंसेस्टरी हो सकती है, रीजन हो सकता है, और कस्टम हो सकती है। दैट गिव्स अ ग्रुप ऑफ पीपल अ सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग, दैट इज नोन एज इथनिसिटी। जैसे उदाहरण के तौर पे तमिल, तमिल क्या है, तमिल इथनिसिटी किसके आधार पे बनी गई है, लैंग्वेज के आधार पे बनी गई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की भाषा कौन सी है, तमिल भाषा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो तमिल आइडेंटिटी जब बोली जाती है दैट इज इथनिसिटी। ठीक है, सो इथनिसिटी रेफर्स टू अ सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज। एक कॉमन कल्चर भी हो सकता है, दूसरा कॉमन लैंग्वेज भी हो सकता है, तीसरा कॉमन धर्म भी हो सकता है, कॉमन फेस भी हो सकती है, और कॉमन एंसेस्ट्री भी हो सकती है, रीजन और कस्टम दैट गिव्स अ ग्रुप ऑफ पीपल अ सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग, then that category is known as ethnicity. So in short, ethnicity is equal to shared cultural identity rooted in common origin. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? ठीक है, अब की फीचर्स ऑफ इथनिसिटी क्या है, तो पहला कॉमन डिसेंट और ओरिजिन होता है। क्या होता है कि जो समूह से लोग आते हैं, स्पेसिफिक इथनिसिटी से आते हैं, वो कॉमन डिसेंट या फिर ओरिजिन से आते हैं, मतलब मेंबर्स बिलीव दे डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स, उनका एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। ठीक है, दूसरा शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम, फूड हैबिट्स, ड्रेस, ये सारे चीज काय में आता है, शेयर्ड कल्चर। तो शेयर्ड कल्चर के आधार पर क्या होता है, इथनिसिटी होती है। उसके बाद ग्रुप सॉलिडारिटी, इतनी ग्रुप्स मेंटेन अ सेंस ऑफ अस वर्सेस अदर, मतलब एक उनको लगता है कि हम लोग हैं और बाहर के बाहर है। ठीक है, चौथा नॉट द सेम एज रेस, रेस इज बायोलॉजिकल एंड इथनिसिटी इज अ सोशियो कल्चर। रेस एक कंसेप्ट, रेस वाला कंसेप्ट डिफरेंट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हिटलर ने, जो आर्यन रेस था, हिटलर उसको प्रमोट करना चाहता था, तो दैट आर्यन रेस कैसे आती है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, मतलब हमको मेरे को जो रेस मिली है वो मेरे पापा से मिली, उनको उनके पापा से मिली, तो रेस इज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट एंड इथनिसिटी इज अ सोशियो कल्चरल कंसेप्ट, मतलब जिस समाज से वो व्यक्ति आता है उससे उसको इथनिसिटी मिलती है। ठीक है, और पांचवा डायनामिक एंड पॉलिटिकल, इथनिसिटी कैसे रहती है, डायनामिक एंड पॉलिटिकल। इथनिक आइडेंटिटी कैन बी मोबिलाइज फॉर पॉलिटिक्स, ऑटोनॉमी एंड राइट्स, मतलब खुद के अधिकार मांगने के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए वो मांगे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखो एग्जाम्पल्स है, नागालैंड में नागा इथनिसिटी है, तो मतलब क्या, इनकी कॉमन शेयर्ड कल्चर है। कौन सा कॉमन कल्चर है, नागा कल्चर है। उनका रहने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, भाषा सब सेम है, तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या आ गया, इथनिसिटी। तो वो इथनिसिटी कौन सी, नागा इथनिसिटी है। और वो क्या डिमांड करते हैं, नागालैंड ट्राइब, उनको क्या करना है फिर, उसके लिए ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं कि हमको भाई अलग से राज्य दे दो। नागालैंड ऑलरेडी इज देयर, बट वो उनको अलग होना है, भारत से अलग होना है और खुद का देश बनाना है। ठीक है, उसके बाद तमिल इथनिसिटी, तमिल इथनिसिटी मतलब क्या, कि तमिल ओरिजिन के लोग, तमिल बोलने वाले लोग, मतलब भाषा के आधार पे कॉमन इथनिसिटी बन गई। कहां पे रहते हैं, इंडिया और श्रीलंका। उसके बाद ट्राइबल ग्रुप, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप है, उनकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, और उसके आधार पे भी क्या है, उसको इथनिसिटी मिलती है। ठीक है, देन कुर्द्स इन मिडिल ईस्ट, अभी जो मैंने बताया वो भी क्या है, एक इथनिक ग्रुप है, और हुतुस एंड तुतीस इन रवांडा, अलग अलग कास्ट है। मतलब इथनिसिटी का कंसेप्ट जैसे भारत में, वैसे पूरे दुनिया में आपको अलग अलग इथनिसिटी के लोग मिलते हैं। और इथनिसिटी मतलब क्या, जो अभी डेफिनेशन बताया। ठीक है, कॉमन भाषा के आधार पे, कॉमन कल्चर के आधार पे, कॉमन बिलीफ के आधार पे, कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पे जो भी स्पेसिफिक एक ग्रुपिज्म बनता है उसको क्या कहते हैं, इथनिसिटी कहते हैं। ठीक है, अगेन क्या है, ethnicity refers to a social identity based on shared cultural heritage, common language, religion, race, ancestry, region, और इसके आधार पे जो सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग आता है उसको क्या कहते हैं, इथनिसिटी कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब यहाँ पे देखो, तो अब रेस क्या है, रेस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है मैंने। रेस रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फिजिकल और बायोलॉजिकल traits such as skin color, facial feature, hair texture और ancestry। बराबर है, जैसे अफ्रीकन लोग काले हैं, तो बेसिकली जब उनको ब्लैक पीपल बोला जाता है, तो बेसिकली हम लोग किसको रेफर कर रहे हैं, रेस को रेफर कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री के लोग गोरे हैं तो किसको रेफर किया जा रहा है, रेस को रेफर किया जा रहा है। इंडिया के लोग सावले हैं तो किसको रेफर किया जा रहा है, रेस। रेस कैसा फिनोमेना है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रेड से डिफाइन करता है। तो मतलब आपका स्किन कलर कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, हेयर कैसे है, टेक्सचर कैसे है, एंसेस्टरी कैसे है, इसके आधार पे जो आपका होलिया बनता है या फिर आपका जो फेस बनता है उसके आधार पे उसको बोलते हैं रेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद अब बाकी दो टर्म बचे, एक है प्रिजुडाइज और दूसरा है स्टीरियोटाइप्स। एक है प्रिजुडाइज और दूसरा है स्टीरियोटाइप्स। प्रिजुडाइज क्या है मैंने पहले बताया, प्रिजुडाइज मतलब प्री कंसीव्ड नोशन, मतलब क्या पहले से जो हमको बता के रखा है हमने मान लिया, दैट इज प्री कंसीव्ड नोशन। सो प्रिजुडाइज मींस प्री जजिंग। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? प्री जजिंग। मतलब बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम लोग मान लो वेस्टर्न कंट्री में हमको जाना है, अब वेस्टर्न कंट्री में जाना है तो हमको पहले से बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि नहीं भाई देखो वो लोग ऐसे हैं, वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दैट इज प्रिजुडाइज। तो हम लोग पहले क्या कर लेते, जजमेंट कर लेते कि नहीं भाई जाने से पहले हम लोगों ने उनके साथ इंटरेक्शन करने के पहले ही जो भी बाकी लोगों ने बताया रहता है उसके आधार पे हम लोग एक जजमेंट बना लेते हैं, एक हम लोग अपना ओपिनियन बना लेते हैं उनके बारे में, दैट इज नोन एज प्री कंसीव्ड नोशन। मतलब प्री जज करना। प्रीजुडाइज मीन प्री जजिंग, फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट एन इंडिविजुअल और ग्रुप विदाउट प्रॉपर नॉलेज और फैक्ट्स, ऑफन बेस्ड ऑन बायस और अनफाउंडेड असम्पशन। बायस मतलब क्या कि कुछ लोग रहते हैं जिनको मुस्लिम के प्रति बहुत ही द्वेष रहता है, कुछ लोग रहते हैं जिनको हिंदूज के प्रति बहुत द्वेष रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं पहले से ही बना लेते हैं कि देख भाई तू अगर वेस्ट एशिया में जाएगा तो वहां के मुस्लिम ऐसे करेंगे, तो अगर इंडिया में जाएगा तो यहाँ पे हिंदूज ऐसे करेंगे। तो क्या ये पहली बायस बना, जो बायस जिनमें रहता है वो ऑलरेडी उसके दिमाग में डाल देते हैं और वो उसके आधार पे क्या बना देता है, जजमेंट बना लेता है, जिसको बोला जाता है प्री जजिंग या फिर प्रिजुडाइज या फिर प्री कंसीव्ड नोशन। मतलब प्रिजुडाइज मीन प्री जजिंग, फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट एन इंडिविजुअल और ग्रुप विदाउट प्रॉपर नॉलेज और fact, often based on biased and unfounded assumption. It is usually negative and leads to नेगेटिव रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है ज्यादातर केसेस में, और इसके कारण क्या होता है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। की फीचर्स क्या है प्रेजुडाइज के? इररेशनल एटीट्यूड, नॉट बेस्ड ऑन एविडेंसेस, मतलब बताया करके हम लोग मान लेते हैं कि वो लोग वैसे ही करके। दूसरा, कैन बी बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस एंड रीजन। ठीक है, ऑफन लीड्स टू सोशल एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी, समाज से निष्कासित मतलब बाहर रखा जाता है और इनइक्वालिटी फैलाई जाती है। ठीक है, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एग्जांपल क्या है, जैसे उदाहरण देखो प्रिजुडाइज के, अज्यूमिंग दैट ऑल दलित्स आर पुअर एंड अनएजुकेटेड। प्रिजुडाइज जनरली जब भी कोई दलित मिलता है हमको, दलित व्यक्ति जो मिलता है, तो हमको दिमाग में पहले क्या है डाला हुआ है कि नहीं भाई ज्यादातर दलित क्या है, गरीब है और क्या है, अनएजुकेटेड है। तो हम लोग पहले दिमाग में प्री कंसेप्ट नोशन बना लेते हैं कि भाई उनसे बात करने के पहले कि अरे स्पेसिफिक वो पर्सन पढ़ा लिखा है नहीं है वो पहले देखो। मतलब क्या हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि आपको जो बताया गया वही रहेगा करके। ठीक है, तो ये प्रेजुडाइज। दूसरा, बिलीविंग दैट वुमेन आर लेस कैपेबल ऑफ लीडरशिप, ये भी एक प्रेजुडाइज है कि समाज में क्या है कि जो भी रोल, कोई भी जॉब का रोल आता है तो सब, तो महिला अगर महिला दिखी वहां पे तो समझ, मतलब एक ओपिनियन ही बना लेते भाई वो काम करने का तरीका ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वैसा होगा। मतलब ये क्या है, ऑलरेडी नोशन कि अगर महिला उस पोजीशन पे बैठी है मतलब शी इज नॉट कैपेबल ऑफ दैट स्पेसिफिक पोजीशन और शी इज नॉट कैपेबल ऑफ लीडरशिप, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजुडाइज। ठीक है, तीसरा, थिंकिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडियंस आर फॉरेनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग हैं उनको इथनिसिटी अलग होने के कारण क्या है, उनको चीनी समझा जाता है, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रेजुडाइज है। ठीक है, और ये चीज बेटा कहाँ से आती है, बच्चे स्कूल में सीख जाते हैं। कैसे सीखते हैं? माँ बाप से आती है। माँ बाप ने अगर वो टर्म उनके लिए इस्तेमाल किया, मान लो माँ बाप टीवी देख रहे हो, टीवी पे दिख गया नॉर्थ ईस्ट वाला, तो उसके लिए माँ बाप ने बोले कि देख भाई चीनी यही है, तो क्या होगा, जब भी लड़के को स्पेसिफिक स्कूल में जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा तो वो भी क्या बोलेगा, चीनी करके। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में प्रेजुडाइज डाला है। किसने डाला है? पेरेंट्स ने डाला। और ज्यादातर केस में प्रेजुडाइज कहाँ से आता है? फैमिली से आता है। फैमिली से आता है, सोसाइटी से आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये सोसाइटल वैल्यूज और फैमिली वैल्यूज ये ज्यादातर क्या डालते हैं, प्रेजुडाइज डालते हैं। जैसे समाज में कि कास्ट के बाहर दोस्ती नहीं करनी चाहिए, इस स्पेसिफिक कास्ट के लोगों के पास साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? ये ऐसे ऐसे करके, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक दो लोगों ने अगर जो कुछ कांड किया होगा उसकी सजा पूरी कम्युनिटी को देते हैं, दैट इज बैड। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं ना कि एक दो लोग गलत है करके पूरी कम्युनिटी बैड है करके। तो आप जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको पैसा पता कैसे चले? दैट इज प्रेजुडाइज। मतलब क्या करना कि बिफोर इंटरेक्शन पहले ही एक नोशन बना लेना, जज कर लेना, दैट इज नोन एज प्री कंसीव्ड नोशन और प्रेजुडाइज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब उसके बाद स्टीरियोटाइप। अब प्रेजुडाइज जो रहता है ना, ये एटीट्यूड के आधार पर रहता है। ठीक है, और स्टीरियोटाइप मतलब क्या, इमेजिन करना। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप इज अ जनरलाइज्ड बिलीफ और फिक्स इमेज अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर ऑल मेंबर्स आर अज्यूम्ड टू हैव द सेम ट्रेट्स। ठीक है, ये भी क्या है, स्टीरियोटाइप इज अ जनरलाइज्ड बिलीफ और फिक्स इमेज अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर ऑल मेंबर्स आर अज्यूम्ड टू हैव अ सेम ट्रेट्स।
सो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप, मतलब उनको एक इमेज में डाल देना, जैसा मुस्लिम्स भाई ये क्रिमिनल ही रहते हैं, ठीक है, कि मुस्लिम्स टेररिस्ट ही रहते हैं, दैट इज स्टीरियोटाइप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे साधारण एग्जांपल बताओ तो ये जान दो, लड़का और लड़की का, हाँ, जो छोटा बच्चा रहता है, अगर मान लो मेल चाइल्ड है, अगर वो रोते रहता है तो उसको क्या बोला जाता है? ए चुप, रो मत, लड़की क्या तू, बराबर है। तो मतलब क्या, उसको बचपन में उसके दिमाग में डाला जाता है कि देख भाई तू लड़का है, तू लड़का है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तू लड़का है तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तू लड़का है तो कितनी भी कंडीशन आने दे बट तेरे आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए, और लड़की है तो यू शुड बी जेंटल, यू शुड बी काम, आपने रोया तो भी चलेगा। मतलब क्या है कि ये जो है ये हमको बचपन से जो पढ़ाया जाता है, फिर जब लड़का बड़ा होता है तो वो रोता ही नहीं, वो भूल जाता है रोना, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका ही नहीं पता होता है, उसको पता है कि भाई अगर मैं रो लूंगा तो मुझे सोसाइटी जज करने लगे, दैट इज स्टीरियोटाइप, कि जो बताती है हमको कि लड़के ने कैसा रहना चाहिए और लड़की ने कैसा रहना चाहिए, दैट इज आल्सो स्टीरियोटाइप। मतलब ये क्या है, एक फिक्स की जाती है इमेज हमारे दिमाग में, दैट इज स्टीरियोटाइप। So when we fix people into one image, we create a stereotype. Unlike prejudice, which is attitudinal, stereotype is a simplified mental image. मतलब मेंटल इंपोजिशन किया जाता है कि स्पेसिफिक लोग ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, वैसा, ठीक है। की फीचर्स क्या है? ओवर जनरलाइजेशन ऑफ ट्रेट होता है इसमें, मतलब जनरली सभी कम्युनिटी को एक इसमें डाला जाता है, एक साचे में डाला जाता है। अगर किसी एक व्यक्ति ने कांड किया तो सभी कम्युनिटी को उसमें लेबल किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, स्टीरियोटाइप पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, बट प्रेजुडिस हमेशा मेजरली निगेटिव होता है। अब पॉजिटिव निगेटिव स्टीरियोटाइप का उदाहरण कैसा है? तो मान लो ऐसा बोला जाता है कि साउथ इंडियन मैथमेटिक्स में बहुत होशियार रहते हैं। अब सारे साउथ इंडियन मैथमेटिक्स में होशियार रहेंगे क्या? नहीं, बट तब भी हमने क्या मान लिया कि नहीं भाई साउथ इंडियन मैथमेटिक्स में होशियार है, दैट इज स्टीरियोटाइप। बट एक ऐसा स्टीरियोटाइप है, पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है, सो इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव बट ऑफन इनएक्यूरेट, ठीक है। देन रीइंफोर्सेस सोशल हायरार्कीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा बोला जाता है कि महाराष्ट्रियन पीपल आर लेजी, ठीक है, काम नहीं करते, हाँ, बट ये भी क्या है? एक स्टीरियोटाइप। आप क्या कर रहे हो, आपके साथ 5-6 लोगों ने वैसा किया होगा तो आपने एक जनरलाइज बना दिया कि भाई लोग काम नहीं करते, बट ऐसा थोड़ी है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो काम करते हैं, हार्ड वर्किंग, समझ में आ रहा है। सो रीइंफोर्सेस सोशल हायरार्कीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब स्टीरियोटाइप के आधार पे भी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे आपने दिल्ली के बहुत सारी इमेजेस देखे होंगे, अगर आप कभी दिल्ली में विजिट करते हो तो ज्यादातर अफ्रीकन लोग वहां पे रहते हैं, अफ्रीकन लोग नाइजीरिया से इधर उधर से आते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए वगैरह, और वो वहां पे रहते हैं। मतलब दिल्ली छोड़ो, पूरे भारत की समाज की बात बता रहा हूँ, जब भी कोई काला व्यक्ति एकदम ब्लैक पीपल हमको दिखा तो हमारा उसके तरफ देखने का नजरिया अलग हो जाता है। हमारे दिमाग में पहला क्या आता है कि भाई ये ड्रग डीलर होगा या फिर इसने कुछ तो भी कांड किया होगा इसलिए है, बराबर है। ये क्या है? स्टीरियोटाइप। मतलब क्या हमने पूरी अफ्रीकन कम्युनिटी को दिमाग में हमारी ऐसी इमेज बनाई है कि वो क्या है? क्रिमिनल ये कर, ये गलत है, ठीक है, दैट इज नोन एज स्टीरियोटाइप, ठीक है। एग्जांपल कैसे कि ऑल साउथ इंडियंस आर गुड एट मैथमेटिक्स, पॉजिटिव स्टीरियोटाइप, बट अगेन हमेशा स्टीरियोटाइप एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द वे बॉयज एंड दिस इज द हाउ गर्ल्स आर, कि लड़के ने कैसा रहना चाहिए, लड़की ने कैसा रहना चाहिए, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। ऑल मुस्लिम्स आर ऑर्थोडॉक्स, सारे मुस्लिम क्या है? इकट्टर है, ऐसा नहीं रहता, बहुत सारे मुस्लिम प्रोग्रेसिव भी रहते हैं, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, एक दो लोगों को हमने देखा आजकल वो डिबेट में आता है, वो डिबेट में कोई तो भी मौलवी को लाते हैं, कुछ तो भी बड़बड़ करता है, उसका पर्पस ही वही होता है चैनल का, और उसके फिर पूरे लोगों को क्या लगता है कि नहीं भाई मुस्लिम समाज सा कैसा है, कट्टर ही, बट सब वैसे नहीं है, ठीक है। ये भी क्या हो गया? एक प्रकार का स्टीरियोटाइप। ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, दैट इज आल्सो टेररिस्ट, दैट इज आल्सो स्टीरियोटाइप, गलत है भाई। एक दो लोग कांड करते हैं, उसका सजा सारे कम्युनिटी को आप बोल नहीं सकते कि वो ऐसे करके, जैसा हर धर्म में आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलेंगे कि भाई जो कुछ कांड करते ही है, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर कुछ स्पोर्ट या फिर कुछ नॉन वायलेंट एक्टिविटीज करती है, उसका मतलब ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी, पूरा रिलीजन खराब है करके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड ऑल वुमेन आर इमोशनल एंड मेन आर रैशनल, ये भी स्टीरियोटाइप है, ठीक है। तो जनरली समाज में हमारे है, प्रिवेलेंट है, इसको जेंडर स्टीरियोटाइप बोला जाता है, इसको जेंडर स्टीरियोटाइप बोला जाता है। धर्म के आधार पर रिलीजन स्टीरियोटाइप, ठीक है। कल्चरल स्टीरियोटाइप रहता है कि हमारी कल्चर सुपेरियर, आपकी कल्चर इंफीरियर, जैसे साउथ के लोगों को लगता है कि भाई हमारी कल्चर अच्छी है, नॉर्थ के लोगों को रहता है हमारी कल्चर अच्छी है, ये भी क्या एक प्रकार का स्टीरियोटाइप है। एक स्टीरियोटाइप कि साउथ के लोग हाथ से खाना खाते हैं, वो पूरा ऐसा बात लेते हैं, पूरा ऐसा नहीं, हर कोई नहीं करता, एक दो आपको वीडियो देखे तो हमको लगता है कि पूरी कम्युनिटी वैसी है, दैट इज ऑल्सो स्टीरियोटाइप। मतलब क्या, हमारे दिमाग में जो एक इमेज परसेप्शन बना लेते हैं, दैट इज स्टीरियोटाइप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो जनरली दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो प्रिजुडाइज क्या है? ये एटीट्यूडनल है, और स्टीरियोटाइप मेंटल इमेज है कि हाउ वी थिंक अबाउट अदर्स, ये स्टीरियोटाइप में आता है, और प्रिजुडाइज में हाउ वी फील अबाउट अदर्स, दैट इज प्रिजुडाइज। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म, ध्यान में रखना। प्रिजुडाइज मतलब क्या?
हम कैसा फील करते हैं दूसरे के बारे में, और दूसरा हम कैसे सोचते हैं। फीलिंग और सोचने में फर्क है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ पॉलिटी। ठीक है, इसमें और बीच बीच में बहुत सारे टर्म है, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे उस टाइम पे मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है ऑनलाइन में? डाउट नहीं है तो वी विल स्टॉप हियर गाइस। अगेन गो थ्रू द लेक्चर थरोली।